सवाल आपसे भी कई बार पूछा गया होगा कि लोग सिल्वर जुबली और गोल्डन जुबली मनाते हैं, आप 70 वर्ष मना रहे हैं। राष्ट्रहित, उद्योग हित और श्रमिक हित, तो उस मजदूर क्षेत्र के लिए भारतीय मजदूर संघ की स्थापना 1955 में की गई। वो सदस्यता आज की तारीख में करीब करीब 2 करोड़ से अधिक चली गई है। ये हिंदुस्तान के लोग, ये हिंदुस्तान के लोग सारे। ऐसे कौन कौन से बड़े आंदोलन किए हैं या परिवर्तन किए हैं जिसके लिए लोग भारतीय मजदूर संघ को याद करें, या हमारे स्वर्णिम 70 वर्ष में वो आपके साथ जुड़ें? हम लोग हड़ताल का शस्त्र आखिर में उठाते हैं। मजदूरों को हर बात में झोंकना, उनको सड़क पर भेजना, ये हम आखिर में करते हैं। ये जो आज बोनस सबको मिल रहा है, ये भारतीय मजदूर संघ ने 1969 में पहले मांग उठाई थी। करीब 55 करोड़ कुछ मजदूर क्षेत्र में मजदूर काम कर रहे हैं। 55 करोड़, यानी जो भी वेतन पाने वाला व्यक्ति होता है वो सारे मजदूर होते हैं। ठीक है, क्या कभी मजदूरों को उस कानून के बारे में पता चलता, वो हित ले पाते अपना? वो मुझे ध्यान ही था कि आप कुछ करेंगे ऐसे। यही सही बात है। अब कानून आ गया है, बदुआ मजदूरी खत्म हो गई। हाँ, तो अभी आप देख रहे हैं कि 8 घंटे ही सबको काम मिलता है जी। जिससे G20 होता है जी, सारे देश होते हैं, वैसे लेबर 20 की बात कर रहे हैं हम। G20 की अध्यक्षता भारत ने पहली बार की। भारतीय मजदूर संघ भारत का सबसे 1 नंबर का संगठन है। पहले लोग कहते थे सांप सपेरों का देश, मजदूरों का देश। उन सभी 29 देशों के 62 प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हुए और उन्होंने आके बड़ी सराहना की कि ये जो L20 भारत में हुई है, आज से पहले कभी ऐसी L20 किसी देश में नहीं हुई है। भारतीय मजदूर संघ के इस स्वरूप को हिंदुस्तान के लोग ही क्यों नहीं जान पाए? हम अपने ही देश में उपेक्षित क्यों रहे? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हमको 55 करोड़ तक करना है, 55 अच्छा। करोड़ तक जाना है। बहुत छोटे मोटे इलाके गांव तक पहुंचते, ऐसे आखिरी गांव होता है, वहां कोई नहीं पहुंच सकता, आज भी कुछ नहीं हुआ, तो हम पहुंचकर वो करना चाहते हैं। ऐसा क्या हुआ कि कई जगहों से उद्योगपति सिमटते चले गए? जी, कि ट्रेड यूनियन यानी मतलब गुंडागर्दी करना और ये सब करना, ये एक भावना के रूप में रहता था। हम ये चाहते हैं कि मजदूरों के साथ जो प्रश्न है उसको लेके चलना। पहलगांव पर हमारा हमला हुआ और उसके चलते हुए भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ बातें ऐसी चल पड़ी। कई लोगों की ये तरकीब रहती है, कई संगठन की, कि भाई साहब ये मौका है, नाक दबाए मुंह खुलेगा। 80-90 के दशक में केवल यही था, हमारी मांगे लेके रहेंगे, हमारी मांगे बस हमको ही चाहिए, बाकी किसी को नहीं चाहिए। हमने कई उद्योगों में बाहर बोर्ड लिखा है, ऑल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आर वेलकम। अच्छा, हाँ, मजदूर बेचारा जो होता है, चाहे पढ़ा लिखा भी मजदूर हो, पढ़े लिखे ऑफिसर हो, लेकिन सब ज्ञान उसके पास नहीं होता है। तो हर बार हमारे साथ 70 से 80 नई यूनियन जुड़ती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर विचार करने का समय है कि इससे जॉबलेस होगा, तो ये सही भी है कि जॉबलेस होगा तो सरकार को टैक्स नहीं मिलेगा। रोबोट तो मनुष्य है नहीं, तो उसके साथ फीलिंग्स तो जुड़ी नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मात करने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस, कि भाई साहब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लाना भी है और रोकना भी है। यूनियंस कितनी प्रासंगिक रह जाएंगी, ये बचेंगी क्या? तो घोड़े को तो आधा कर नहीं सकते, तो जरा मुश्किल हो गया सबके लिए, क्या करें। यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यही है, कंप्यूटर यही है, केवल वही जवाब देगा आपको। मशीन के गुलाम नहीं बनना है, मशीन मनुष्य के गुलाम है। आज भारत में मजदूरों की जो आय है, आय से तो संतुष्ट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं पूरे सारे मजदूरों को देखता हूँ। ये सबसे अच्छा कानून है, उसमें लिखा है कि सभी को मिनिमम वेज मिलेगा। 70 साल से सवाल शुरू हुआ था, 70 साल पे ही ख़त्म करते हैं। ट्रेड यूनियन, ये शब्द बहुतों के लिए नया होगा, खास करके वो पीढ़ी जो 2000 के बाद पैदा हुई है। लेकिन जो लोग 1990 का दौर देखे होंगे, वो बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि ट्रेड और ट्रेड यूनियन क्या होती है। जब भी ट्रेड यूनियन का जिक्र होता है तो लोग समझते हैं कि वही यूनियन जो आंदोलन करती थी और व्यापार बंद करवा देती है, क्योंकि उनके सामने उत्तर प्रदेश का कानपुर का वो मैनचेस्टर भी पड़ा होगा जहाँ पे टेक्सटाइल मिलें बंद हो गई, या फिर आपको मुंबई के कुछ इस तरह की मिलें याद होंगी, या अगर हाल फिलहाल का एग्जाम्पल बताऊँ कि जो नैनो की फैक्ट्री कोलकाता में लग रही थी, वो भी ट्रेड यूनियन की वजह से ही शिफ्ट करनी पड़ी। लेकिन क्या सच में ट्रेड यूनियन का यही रोल रहा है या कुछ रोल बदला? और कहते हैं ना कि जब कभी ऐसी कोई मुश्किल घड़ी आती है तो उसमें एक अवसर भी होता है। आज से 70 साल पहले ऐसे ही मुश्किल घड़ी में एक और संस्था डेवलप हुई थी जो आज वैश्विक स्तर पर नेतृत्व कर रही है हिंदुस्तान के लेबर की। मैं बात कर रहा हूँ भारतीय मजदूर संघ की। वो भारतीय मजदूर संघ
हिंदुस्तान जहां भारत में L20 का नेतृत्व करता है और दुनिया भर के जितने भी यूनियंस होती हैं वो यहां आती हैं, तो आखिर ऐसा क्या रहा कि वो यूनियन जो अपने आप को 100 साल से भी पुराना मानते हैं वो नेपथ्य में चले गए और भारतीय मजदूर संघ निकल करके फलक पे आया और आज वो अपना स्वर्णिम 70 वर्ष मना रहा है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा सवाल ये भी छुपा हुआ है कि यूनियन और ट्रेड यूनियन और ये संघ तो आ गए, लेकिन वो मजदूर कहाँ हैं, वो उद्योग कहाँ हैं, उनका क्या हुआ? आइए जानते हैं इन 70 साल की भारतीय मजदूर संघ की यात्रा में ये दोनों कहाँ हैं। मजदूर संघ तो आगे निकल गया, लेकिन मजदूर और उद्योग कहाँ रहे? तो आज हमारे साथ भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिरणमय पांड्या जी हैं, उनसे हम बात करेंगे और बहुत कुछ ऐसा निकल के आएगा जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। भाई साहब, बहुत बहुत थैंक यू ये समय देने के लिए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि आज जो हम लोग बातचीत करने वाले हैं ना, वो बहुत से भ्रम भी दूर करेंगे और जो हमारे खासकर उद्योग हैं उससे जुड़े हुए जो लोग हैं और जो हमारे मजदूर वर्ग हैं, इनकी भी बहुत सी चीज़ें समझ में आने वाली हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ कि आप लोग स्वर्णिम 70 वर्ष मनाने जा रहे हैं, तो ये 70 वर्ष, ये सवाल आपसे भी कई बार पूछा गया होगा कि लोग सिल्वर जुबली और गोल्डन जुबली मनाते हैं, आप 70 वर्ष मना रहे हैं, तो क्या ऐसा कुछ है विशेष या एक माइलस्टोन प्राप्त किया आपने? जी, एक बार फिर सभी को नमस्कार। बहुत अच्छी बात है कि ये केवल और केवल भारतीय मजदूर संघ, आपने पहले ही इस बात को जिक्र किया ही है, और भारतीय मजदूर संघ अन्य संगठनों से बड़ा विपरीत संगठन है। जी, मैं बात करूंगा, लेकिन इसके पहले सीधे सवाल का जवाब, 70 वर्ष 70 ईयर्स क्यों मनाना ऐसा? भारतीय मजदूर संघ की स्थापना 1955 में हुई और उसके बाद आज जब 2025 आया तो 70 साल है। ये नहीं कि हमने, लेकिन भारतीय मजदूर संघ ने 1995 में 95 में भी 40 वर्ष भी मनाया था। अच्छा। फिर 2005 में 50 वर्ष भी मनाया, 2015 में 60 वर्ष भी मनाया और आज 2025 में 70 वर्ष भी मना रहे हैं। इसके प्रमुख में दो बिंदु बहुत ऐसे अच्छे हैं कि हम हर दशक मना रहे हैं। जी, ज़्यादातर लोग समाज में प्रचलित है कि 25 सिल्वर जुबली, 50 गोल्डन जुबली और ऐसे अमृत महोत्सव 75, इस प्रकार से सारी प्रचलित मान्यता है। वो भी गलत नहीं, ये भी गलत नहीं। हमेशा हम दशकों के पीछे भागते रहे, दशक के तरह से। अब इसी वजह से और भारतीय मजदूर संघ का स्थान कहाँ से कहाँ पहुँचा, तो पहली बार 40 साल में हमारा स्थान कहाँ से कहाँ आगे निकला है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए फिर आने वाले हमारे और दशक के लिए कैसी हो सकता है, एक अलग प्रकार का हम उसका सेलिब्रेशन करते हैं हमेशा, न कि समाज की प्रचलित व्यवस्थाओं के आधार पर हम सेलिब्रेशन करते हैं। इसीलिए थोड़ा ढंग से अलग, और इसी कारण से 70 वर्ष को हम मना रहे हैं। वैसे एक चीज़ देखा जाता है, जब भी ट्रेड यूनियन की बात आती है ना, तो वो ये कहते हैं कि ये किसी न किसी राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं। जैसे अगर हम वामपंथ की बात करें, कांग्रेस की भी अपनी थी जी। तो क्या आप लोगों का भी किसी उससे संबंध है, या एक ये लगता रहा है कि आप आरएसएस के अनुवांशिक संगठन हैं? जी जी, ये सही है कि भारत में जितने हैं, और आपने पहले बताया 90 के दशक तक करीब करीब विदेशों में भी जितने भी संगठन रहे, वो किसी न किसी राजनीतिक दल के पिट्ठू या तो राजनीतिक दल के हिस्सा के रूप में रहे। आज भी भारत में ऐसे सारे संगठन जो है, जो राजनीतिक दल के हिस्सा या तो उसके आधार पर चलने वाले वो रहे हैं। ये सही है कि भारतीय मजदूर संघ किसी भी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ा है या किसी भी उसके साथ नहीं है, लेकिन ये भी सही है कि आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक विचारधारा है, और उस विचारधारा को लेते हुए उन्होंने कहा तो मजदूर क्षेत्र में काम कैसे करेगा, तो उस मजदूर क्षेत्र के लिए भारतीय मजदूर संघ की स्थापना 1955 में की गई। वो राजनीतिक दल से बिल्कुल अलग से, क्योंकि उस समय तक जितने भी राजनीतिक दल और ट्रेड यूनियन की जो बातें हो रही थी 1955 तक, वो सभी में काफ़ी लोगों के मन में दुविधाएं थी, और उस दुविधा को दूर करने के लिए कैसे किया जाए, तो इसीलिए अलग से प्रकार के, आज जब ऐसे मैं अखिल भारतीय अध्यक्ष हूँ, हमारे अखिल भारतीय महामंत्री भी है, अखिल भारतीय संगठन मंत्री जी भी है, और इस प्रकार से सारे पद होते हैं। इन सारे पद में कोई भी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं है। अच्छा। या राजनीतिक दल से कोई जुड़े हुए नहीं है। अच्छा। हाँ,
ये हम भारत के नागरिक होने के नाते हमारा मताधिकार का हक है, वो हम कर सकते हैं, लेकिन हम किसी पार्टी के साथ नहीं जुड़े हुए हैं। और इसीलिए ये उदाहरण समझने के लिए अन्य ट्रेड यूनियन में अगर जाएंगे तो उनके कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रांतीय अध्यक्ष, कहीं एमपी भी हो सकते हैं, कहीं एमएलए भी हो सकते हैं, काउंसिलर भी होते हैं। हम तो न कोई काउंसिलर भी होता है, प्रांतीय स्तर पे नहीं, महासंघों के स्तर पर जिसको फेडरेशन कहते हैं, और अखिल भारतीय स्तर पर भी कोई नहीं। इसलिए और इसका उद्देश्य यही बनाया है लोकशाही की, जैसे मजदूरों के द्वारा, मजदूरों के लिए और मजदूरों थकी बनने वाला संगठन वो भारतीय मजदूर संघ है। इसीलिए भारतीय नाम भी उसी आधार पर दिया है। भारतीय नाम कई लोगों को अभी भी समझ में नहीं है, तो इस भारतीय मजदूर की वही व्याख्या के आधार पर ये भारतीय है, मजदूर भारतीय होना है। तो मजदूर किसी के पॉलिटिकल बैकग्राउंड, किसी की चाहना पूरी करने के लिए, मत का उपयोग करने के लिए नहीं है। मजदूरों की बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, मजदूरों के लिए बहुत कुछ कार्य करना है। इस उद्देश्य के साथ बिन राजकीय और एक अलग विचारधारा जो संघ प्रेरित, इस विचारधारा के आधार पर चलने वाला, जिसमें त्रिसूत्रीय बनाया है, राष्ट्रहित, उद्योग हित और श्रमिक हित। ये तीनों को ध्यान में रखते हुए भारतीय मजदूर संघ की स्थापना, और उसी के आधार पर हमने 30 सूत्रीय शुरू से ही बनाया है। उद्योगों का श्रमिकीकरण, श्रमिकों का राष्ट्रीयकरण, राष्ट्र का औद्योगिकरण। ये सूत्र के आधार पर पूरी मजदूर संघ की रचना, और इसीलिए रचनात्मक दृष्टि से और हकारात्मक अप्रोच से भारतीय मजदूर संघ हमेशा 55 से लेकर आज तक कार्य करता रहा है। और इसी को भी हम 70 वर्ष में देखते हैं, अंदरूनी में झांकते हैं कि कहीं हम अपने रास्ते से थोड़ा हट नहीं रहे, फिसल नहीं रहे। इसीलिए भी मनाने का ये तरीका है। इस प्रकार लगभग कितने मजदूर लोग या यूनियंस परोक्ष अपरोक्ष रूप से आपके साथ जुड़ेंगी, क्या संख्या होगी वो पूरे हिंदुस्तान में? क्योंकि बार बार आप भारतीय हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, राष्ट्रहित की बात कर रहे हैं, तो ये कितने लोग ऐसे हैं जो जुड़े हुए हैं? अब संख्यात्मक दृष्टि से देखने के लिए 7,000 से अधिक, 7,000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन भारतीय मजदूर संघ के साथ जुड़े हैं। ये किसी भी अन्य ट्रेड यूनियन के साथ इतने लोग नहीं जुड़े। एक बात। फिर आपने एक अच्छा बताया प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से। तो ये सीधे प्रत्यक्ष रूप से है। क्योंकि हमारी एक संरचना है कि जो रजिस्टर्ड यूनियन आता है और भारतीय मजदूर संघ से जुड़ता है, उसको हम संबद्धता देते हैं, यानी एफिलेशन देते हैं। तो वो एफिलेशन दिए हुए ऐसे 7,000 से अधिक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन भारतीय मजदूर संघ के साथ जुड़े हैं। उसकी कुल मिला के जो उनके सदस्य बनते हैं, उनके सदस्य एक रजिस्टर्ड यूनियन में रहते हैं, वो सदस्यता आज की तारीख में करीब करीब 2 करोड़ से अधिक चली गई है। ये हिंदुस्तान के लोग, ये हिंदुस्तान के लोग सारे। अब ये बताता हूँ कि भारत सरकार की एक यंत्रणा है, आज भी मौजूद है और पूर्व में भी थी। उसको कहते हैं मेंबरशिप वेरिफिकेशन, सदस्यता सत्यापन। इस सदस्यता सत्यापन बहुत समय से चल रहा है। उस सदस्यता सत्यापन के आधार पर 1980 में भारतीय मजदूर संघ ने पहली बार सदस्यता सत्यापन के रूप में सभी ट्रेड यूनियन के बीच में भी हिस्सा लिया, और उस सदस्यता सत्यापन में भारतीय मजदूर संघ सभी ट्रेड यूनियन को पीछे छोड़ के 2 नंबर के स्थान पर आया। 80 में? 1980 में। अच्छा। और 1967 में हमारा पहला अधिवेशन हुआ भारतीय मजदूर संघ का, 1967 में। उसके केवल 13 साल के अंदर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कार्य हुए हैं जिसकी चर्चा कर सकते हैं, तो उसके आधार पर सदस्यता सत्यापन में भारत सरकार ने जो योजना बनाई थी, उस समय जो भी सरकार थी, जो भी राजकीय दल के प्रति थे, फिर भी भारतीय मजदूर संघ 2 नंबर के स्थान पे 1980 में आ गया। इसके बाद 1989 में करीब करीब हर 9-10 साल के बाद में एक यंत्रणा बनती है। तो 89 में एक बार फिर सदस्यता सत्यापन भारत सरकार लाई, और उसके आधार पर मेंबरशिप वेरिफिकेशन हुआ, और उसमें भी हमने हिस्सा लिया। तो भारतीय मजदूर संघ 1989 के रिजल्ट के आधार पर देश का सबसे बड़ा नंबर 1 संगठन बना। ट्रेड यूनियन सबसे नंबर 1 उसी समय से 89 में हुआ, और उसके आंकड़े मौजूद किए थे। और अभी कुछ समय पहले पार्लियामेंट में पूछा गया प्रश्न में भी अपने श्रम मंत्री ने भी यही जवाब दिया था कि 1989 के वेरिफिकेशन के आधार पर ये भारतीय मजदूर संघ नंबर 1 पर है। उसके बाद 2002 में एक बार फिर से सदस्यता सत्यापन हुआ, मेंबरशिप वेरिफिकेशन हुआ, और भारतीय मजदूर संघ फिर से एक बार नंबर 1 पर घोषणा हुआ। ऐसे तो लगातार ऐसे सदस्यता सत्यापन में नंबर 1 भारतीय मजदूर संघ आया। और 2011 को बेस मानते हुए एक बार फिर मेंबरशिप वेरिफिकेशन
नोटिफिकेशन घोषणा हुआ, लेकिन वो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया। लेकिन अगर वो हो जाता तो हमें विश्वास है और भगवान विश्वकर्मा के आशीर्वाद से नंबर 1 हो सकते। लेकिन आज भी हम उसी 2002 के परिणाम के आधार पर नंबर 1 पर पूरे भारतवर्ष में है। इसीलिए ये प्रमाण है सदस्यता सत्यापन का। और जो हम मेंबरशिप वेरिफिकेशंस में देते हैं उसमें करीब करीब हमारी 80 से 90% वेरीफाइड हो जाती है। अच्छा। अन्य संगठनों की जो मेंबरशिप देते हैं, क्लेम करते हैं, उसको करीब करीब 40 से 45% वेरीफाइड होती है। क्योंकि अभी उसमें कुछ मुझे ज़्यादा नहीं बोलना, लेकिन ये इस प्रकार के आंकड़े बताते उस समय के, इसीलिए वो क्या कहने। बट भारतीय मजदूर संघ लगातार इसीलिए 1955 से लेके 67, 67 से 80, 80 से 89, 2002, 11 और आज 2025 में भी इस प्रकार से बढ़ रहा है। तो हमने पिछले कई सालों में जो अपने कार्य किए हैं, हमारे पुराने कार्यकर्ताओं ने जो कार्य किए, उसके आधार पर भी आज लगातार नंबर 1 पर भारत के टिके हुए हैं। तो जब इतनी बड़ी संख्या आप लेकर के बैठे हैं, लगभग 2 करोड़ की, तो आप लोगों का इन्फ्लुएंस सरकार पे बहुत अच्छा रहता होगा। क्योंकि कोई भी सरकार हो, जैसे आप जब सत्यापन की बात कर रहे हैं तब तो कांग्रेस गवर्नमेंट रही होगी। जी। तो कभी ऐसा लगा कि सरकार आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही है या आप लोग सरकार को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं? जी, ये जो इन्फ्लुएंस शब्द है इसीलिए नहीं, लेकिन आपके जो समझ मैंने बता रहा हूँ कि ज़रूर जो एक बड़ी संख्या होती है और जिस समय एक संगठन के पास इतने सारे सदस्य होते हैं, वो ज़रूर कुछ न कुछ इन्फ्लुएंस सरकार पर कर सकती है, चाहे सरकार किसी भी राजकीय दल की हो। तो ये हमने महसूस किया है। आपको जैसे बताया 1980 में भी ये महसूस किया है, 1985 में भी किया, 90 में भी किया, 95 में भी किया, 2005 में भी किया और अभी भी हम कर रहे हैं। तो इन्फ्लुएंस तो करना ही, और अपनी ताकत पर, अपनी शक्ति पर ही। आप जानते हैं सभी जगह पे शक्ति ही आराधना है। मतलब जितनी शक्ति होगी ज़्यादा, वो शक्ति को लोग झुकते हैं, प्रणाम करते हैं। हम जैसे देवी माँ को प्रणाम करते हैं, वो इसीलिए कि शक्ति है। इसलिए मैंने ये सवाल पूछा था। सवाल भी मेरा इसीलिए था। सही और बात। अगला सवाल मेरा आने वाला है जो इसके फॉलोअप में है, जी। वो ये है कि जब हमारे पास इतनी बड़ी शक्ति है, हम 89 में ही, 80 में ही हम बन गए थे, तो हमने किसानों के लिए, ये मजदूरों के लिए ऐसे कौन कौन से बड़े आंदोलन किए हैं या परिवर्तन किए हैं जिसके लिए लोग भारतीय मजदूर संघ को याद करें या हमारे इस स्वर्णिम 70 वर्ष में वो आपके साथ जुड़ें? ऐसे कौन से आंदोलन रहे हैं? बहुत सारे ऐसे आंदोलन रहे, लेकिन भारतीय मजदूर संघ की जो मैंने दूसरी बातें बताई उसमें ये भी एक परिपाटी है कि हम लोग हड़ताल का शस्त्र आखिर में उठाते हैं। हाँ। पहले से हड़ताल का शस्त्र नहीं उठाते, यानी मजदूरों को हर बात में झोंकना, उनको सड़क पर भेजना, ये हम आखिर में करते हैं। लेकिन उससे पहले कि बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं, उसको पहले पसंद करते हैं। यानी हम ये कहते हैं संवाद से संघर्ष, पहले संवाद की कड़ी में जाते हैं। अगर संवाद में तैयार होते हैं, चाहे मैनेजमेंट हो, उद्योगकार हो या सरकार हो, और उसके आधार पर अगर संवाद विफल हो जाता है तो फिर संघर्ष में आते हैं। और फिर वो संघर्ष में आते तुरंत भी वो हड़ताल नहीं, यानी हम पहले कहा राष्ट्रहित, उद्योग हित और श्रमिक हित, इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए भी संघर्ष करना और उस संघर्ष की नीति के आधार पर चल रहे। तो ये हमारी वजह से सारे मजदूर जगत में ये बहुत अच्छी भावना लगी उन लोगों को कि सही में इस प्रकार से काम कर रहे हैं। और इसीलिए हमारे साथ जो है, हमने बहुत सारे ऐसे आंदोलन भी किए, लेकिन उससे पहले बहुत सारी कुछ नई नई बातें भी समाज को दी, श्रमिकों को दी। इसीलिए तो एक पहली बार बताता हूँ, 1969 में ये जो आज बोनस सबको मिल रहा है, ये अच्छा। भारतीय मजदूर संघ ने 1969 में पहले मांग उठाई थी। लेकिन उस समय हमने भी नाम बोनस नहीं दिया था। उसको एक डिफर्ड वेज करके, आप अगर अपनी शुक्र नीति पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि आपका जो 8वां हिस्सा होता है सैलरी का, वो 12 महीने के बाद एक बार 13वें के रूप में मिलना चाहिए। तो आज जो बोनस पेमेंट एक्ट बना है और उसमें भी कहा है कि मिनिमम बोनस मिलता है वो 8.33%। वो कैसे आया? तो वो इसी के आधार पर आया। हमने सारी बात बताई, यानी मतलब आपके जो है, आपके 100 के 12वें हिस्से को देखें तो 12.98, इसे 8.33 मतलब आज जितने भी सरकारी गैर सरकारी संगठन में लोग वो कहते हैं इंसेंटिव मिला है साल के आखिर में, अप्रैल बोनस महीने मिला, में, इंसेंटिव वो मिला, आप लोगों की देन है। हम लोग 1969 में पहली बार ये दिया। और उसके बाद
जब पहला फर्स्ट नेशनल लेबर कमीशन आया, उसके बाद जो सेकंड नेशनल लेबर कमीशन आया, उसमें भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधि को स्थान प्राप्त हुआ। अच्छा। और इसीलिए भारतीय मजदूर संघ ने उस समय भी नेशनल लेबर कमीशन में मजदूरों की जो प्रश्न थे उस समय में सारी वाचा उसमें दी, और वो नेशनल लेबर कमीशन ने ग्राह्य रखा, और उसके बाद सारे मजदूरों को इस प्रकार की बातें और कुछ बेनिफिट्स इस प्रकार से मिलने लगे। तो ये एक बोनस की बात होती है ऐसे। लेकिन उसी को नध्य दिखते करते 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 हम आए, आज क्या है, हमने बहुत शुरू से ही असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए आवाज़ उठाई। आज समझने के लिए, जैसे अपने भारतवर्ष में करीब 55 करोड़ कुछ मजदूर क्षेत्र में मजदूर काम कर रहे हैं। 55 करोड़ अपनी आबादी का करीब करीब 1/4 हिस्सा कह सकते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हम लोग कर लें। हम मजदूर किसको मानते हैं? क्योंकि एक तो कॉर्पोरेट मजदूर भी आज काम कर रहा है ना जी। जो कंपनियों में काम कर रहा है वो भी एक मजदूर ही है जी। कहीं लोग ये ना समझ ले कि हम सिर्फ उन मजदूरों के हितों की बात कर रहे हैं जो डेली वेज वाले हैं। करेक्ट, वो नहीं है, सही बात है। मजदूर यानी सब लोग हैं। मैं उससे भी अधिक सब लोगों की जानकारी के लिए देता हूँ, आप लोगों की और आपकी भी, कि यानी आप जिसको अफसर भी कहते हैं, अधिकारी कहते हैं, वो भी मजदूर है। अच्छा, वो भी इसलिए भारतीय मजदूर संघ के साथ बहुत सारे अफसर भी जुड़े हैं, यानी ऑफिस उसकी भी यूनियन होती है। जैसे कई ऑफिसर्स एसोसिएशन, ऑफिसर्स यूनियन ऐसे, जैसे बैंक में ऑफिसर्स लोग काम करते हैं, तो हमारा बैंक ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हम नोबो कहते हैं, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक ऑफिसर्स। फिर LIC में भी ऑफिसर्स काम करते हैं, उसको हम नोइनो कहते हैं, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस ऑफिसर्स। इसी तरह पब्लिक सेक्टर्स होता है, जैसे ONGC, IOCL, उसमें भी बहुत सारे जनरल मैनेजर और ये सब काम करते हैं, उसका भी हमारा संगठन है, उसको भी हम कहते हैं। तो ये सारे मजदूर की व्याख्या में है। अच्छा, कहने के लिए ठीक है, एक बहुत पहले से हमारे यहाँ क्लास कॉन्फ्लिक्ट की एक योजना होती है, इसलिए हर लोग क्लास कॉन्फ्लिक्ट में कर देते हैं। इसीलिए अब उसके भी बीच में, ऑफिसर के बीच में और मजदूर के बीच में एक नया पद दे दिया, सुपरवाइजर, ऐसा भी कर रहे हैं। लेकिन ये भी मजदूर है, यानी जो भी वेतन पाने वाला व्यक्ति होता है वो सारे मजदूर होते हैं। ठीक है। तो इसीलिए हम सभी मजदूरों की बात करते हैं। मतलब अभी आज के ज़माने की जो सारी व्याख्या है, जिसको कहीं वाइट कॉलर कहते हैं, कहीं ब्लू कॉलर कहते हैं, कहीं अफसर कहते हैं, कहीं नॉन अफसर कहते हैं, वो सारे मजदूर ही है। और इसी कड़ी में जो आज भी हम किसी को अलग नहीं करते व्याख्या, हमने भी माना, बट फिर भी इन 55 करोड़ सारे मजदूर जो क्षेत्र में काम करते हैं, उसमें से करीब करीब 40 से 42 करोड़ 94% असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। हम जिसको संगठित कहते हैं, जिसमें आप सीधे राज्य कर्मचारी हो सकते हैं, केंद्र के कर्मचारी हो सकते हैं, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारी हो सकते हैं, या बड़े बड़े उद्योग के कर्मचारी हो सकते हैं, जो इसमें कहीं ऐसे असंगठित जिसका कोई ध्यान नहीं, उसको भी हम मानते मजदूर, और इसको भी मानते मजदूर, सभी लोग मजदूर हैं। तो आज भारतीय मजदूर संघ के साथ बहुत सारे ऑफिसर का भी यूनियन है, वो सब भी उसके साथ जुड़े हुए रहते हैं और उन सभी का ध्यान रखते हैं, उन सभी के प्रश्नों की बात करते हैं। हर एक के लिए प्रश्न होता है, न केवल वेतन समझौता, लेकिन कुछ बेनिफिट्स का भी बात है, न केवल वो, लेकिन कुछ ट्रांसफ़र नीति, पॉलिसी नीति, ये सब ऐसी बहुत सारी बातें आई है, उसके आधार पर हम करना है और उसके आधार पर सारी लोगों को बात करना चाहते हैं। ये जो अभी आप बता रहे थे ट्रांसफ़र नीति या इस तरह की जो नीतियाँ बनती हैं, या मान लीजिए अपना जो बजट आता है, तो क्या कभी सरकार आप लोगों से राय लेती है? कभी इस तरह के संगठन को बुलाती है कि इतना बड़ा 2 करोड़ 2.5 करोड़ लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, क्या है चीज़ें, कभी आप शामिल होते हैं उसमें? जी, कई बार शामिल होते हैं। एक बिंदु के समझने के लिए, जैसे हर बार भारत सरकार का बजट पेश होता है जी, तो चाहे भाजपा की सरकार हो या कांग्रेस की हो या कोई भी सरकार हो, लेकिन इस बजट से पहले एक प्रथा रही है कि सभी ट्रेड यूनियन के 2-3 प्रतिनिधियों को बुला के उस पर वार्ता की जाती है, उसके पर आधारित हो जाते हैं आपके क्या बिंदु है। तो जिसमें सबसे पहला बिंदु सभी ट्रेड यूनियन का रहता है, आयकर की सीमा को बढ़ाया जाए। हाँ, ये तो हर बार का रहता है, डिवीजन हाँ नज़र रहता है। तो ये एक रहता है, ऐसे में भी है। और दूसरा, अधिकतर से भी कई बार ऐसे कुछ विटंबनाएं भी आती है उद्योग के लिए, ऐसे कुछ, तो उस समय भी जो सरकार होती है वो उन सभी को बुला के बात करते हैं और ये करता है। अभी नंबर 1 होने के नाते दूसरा भी एक प्रपोजल अभी बता देता हूँ जानकारी के लिए। विश्व की एक संस्था है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन जिसको कहते हैं, उसमें करीब करीब आज के लिए 210 देश हिस्सा ले रहे हैं, 210, लेकिन उससे पहले कम थे, फिर देश बढ़ते जाते इसमें से। तो भारतीय मजदूर संघ 1989 में जब से नंबर 1 हुआ है, तब से उसका डेलीगेट
एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में, क्योंकि वो ही जा सकता है जो जिस देश में अधिक संख्या वाला संगठन हो, उसका ही प्रतिनिधि वहाँ एकमात्र सारे लेबर समूह के बीच हो सकता है। वो भारतीय मजदूर संघ का 1989 से लगातार वहाँ जा रहा है, आज भी वो जा रहा है, और ऐसी बातें रखने का उसको ही है, और वहाँ स्पीच देने का सबके बीच में मौका केवल भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधि को मिलता है, और वो भी जैसे सभी को 5 मिनट मिलता है, उसको भी 5 मिनट। इस 5 मिनट में सारे देश की समस्याएं, मजदूर क्षेत्र की बातें, ये सब रखने का मौका होता है। उसको भी वहाँ पारित किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है। उसके अलावा बहुत सारी टेक्निकल कमिटीज़ बनती है, उसमें ये ट्राइपार्टिट बॉडी है, मतलब मजदूर के प्रतिनिधि भी होंगे और सरकार के प्रतिनिधि भी होंगे और मालिकों के भी प्रतिनिधि होंगे। अच्छा, ये तीनों शामिल होते हैं? ये तीनों वहाँ शामिल होते हैं, और तीनों शामिल होकर कुछ बनाते हैं। जैसे अभी 2025 में जून 13 को ये उसको ILC कहते हैं, इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस समाप्त हुई उसमें। तो उसमें इस बार एक कन्वेंशन नया पारित हुआ। तो इसी प्रकार से बहुत सारे कन्वेंशन पारित होते हैं। वो कन्वेंशन पारित होने के बाद अपने सरकार, भारत हो या दूसरे सरकार, अपने अपने देश में उसको कानून के रूप में लाते हैं। कानून के रूप में लाके श्रमिकों के हित में, एम्प्लॉयर्स के हित में, और इसी प्रकार से लोगों के बीच रखते हैं। इसको थोड़ा सरल करके मैं लोगों को समझाऊं तो हम लेबर 20 की बात करें, जैसे G20 होता है, सारे देश होते हैं, वैसे लेबर 20 की बात कर रहे हैं हम, जिसकी अध्यक्षता शायद आप लोगों ने की थी, BMS ने की थी। बहुत अच्छा सुना है आप लोगों ने। ये पहली बार, मतलब G20 की अध्यक्षता भारत ने पहली बार की है। अभी तक G20 की अध्यक्षता भारत के पास नहीं आई थी। तो ये 2022 में शुरू हुआ, यानी 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक 1 साल के लिए G20 की अध्यक्षता भारत के पास आई। और उसके साथ लगातार ऐसी 11-20 बनती है, हमेशा हर देश में होता है, हर देश में बनती है। तो उसके साथ ये जो आपने जिक्र किया, वो लेबर 20 भी बनती है, L20 कहते हैं उसको, तो लेबर 20 बनती है। और ये बड़े महत्वपूर्ण 20 रहती है, एक G20, एक L20 और एक B20 यानी बिजनेस 20। बिजनेस 20 में ज़्यादातर मालिकों के प्रतिनिधि रहते हैं, मालिक वगैरह, और ये L20 में ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि, ट्रेड यूनियन के साथी सब रहते हैं। और ये 20 देशों के, और ऊपर से 8 देशों ऐसे हैं जिसको इन्वाइट किया जाता है गेस्ट कंट्री के नाते, ऐसे 8 देशों को। तो उनके सारे प्रतिनिधि, उनके सारे ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि यहाँ पर आके बातें। G20 के लिए पहले गवर्नमेंट के लोग बात करते हैं, गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स से। बिजनेस 20 में जो एम्प्लॉयर्स के लोग होते हैं, उद्योगकार होते हैं, वो बात करते हैं। और L20 में लेबर ट्रेड यूनियन के लोग आके इकट्ठा होकर बात करते हैं। और इसकी अध्यक्षता इसीलिए भारतीय मजदूर संघ को दी, और वो भी इसीलिए दिया है कि भारतीय मजदूर संघ भारत का सबसे 1 नंबर का संगठन है। तो जहाँ पर भी G20 होगी, वहाँ पर जो संगठन सबसे नंबर 1 अधिक होता है, उसके अध्यक्ष को अध्यक्षता करने को बराबर। थोड़ा सा बताएं ना कि इस बार जब आप लोग गए थे वहाँ नेतृत्व करने के लिए, तो भारत की छवि किस तरह से वहाँ प्रस्तुत हुई, लोगों ने किस तरह से भारत को लिया? क्योंकि हम अगर देखें, पहले लोग कहते थे सांप सपेरों का देश, मजदूरों का देश, वैसे में हमारा मजदूर संगठन जाकर के वहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो किस तरीके से लिया उन देशों ने? अभी ये सारा जो भारत में हुआ, इसीलिए G20 की लगातार बैठकें भारत में हुई, बिजनेस 20 की भी लगातार बैठकें भारत में हुई, और L20 की भी लगातार बैठकें भारत में हुई। तो उसको जो 2 बड़ी महत्वपूर्ण बैठक की बात करता हूँ, जिसको पहली एक बैठक कहते हैं, उसको इंसेप्शन कहते हैं। वो इंसेप्शन बैठक उसको कहते हैं। उसका पहला बैठक हमारा अमृतसर पंजाब में हुआ। और दूसरा उसको समिट कहते हैं, बड़ी सम्मेलन, मतलब समिट आखिरी सम्मेलन कहते हैं, जिसको कई बार शिखर सम्मेलन कहते हैं इसे। तो वो पटना में हुआ। और ये इसमें हम आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इस बार इसीलिए क्योंकि भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में काफ़ी लोगों को बड़ी आकर्षण थी, इच्छा थी, इसीलिए करीब करीब 29 देशों के 62 प्रतिनिधि लेबर 20 में पधारे यहाँ पर भारत में। 29 देशों, क्योंकि G20 के जो 20 देश और 8 से 9 जो गेस्ट कंट्री को भी बुलाते हैं, उन सभी 29 देशों के 62 प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हुए, और उन्होंने आके बड़ी सराहना की। हम तो करेंगे, वो अलग बात है, भारतीय मजदूर संघ आप लोग भी करेंगे, हमारा साथ देंगे, लेकिन इन्हों देशों ने लोगों ने किया, और उनके वहाँ जाके अखबारों में किया कि ये जो L20 भारत में हुई है, आज से पहले कभी ऐसी L20 किसी देश में नहीं हुई है। उन्होंने वो कहा, हमने नहीं कहा, और उनके अखबार में अभी भी पढ़ा है, वहाँ पर आप देख सकते हैं, उनके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आप देख सकते हैं, उन्होंने जो कहा है वो सब। उसके बाद L20 में, उसके बाद भारतीय मजदूर संघ का नेतृत्व बहुत लोगों ने स्वीकार किया।
दूसरा एक ऐसा चलता है ब्रिक्स, आप लोगों ने सुना होगा नाम, बिल्कुल, ब्रिक्स देश का। बिल्कुल। तो ब्रिक्स देशों की भी बैठकें होती है। इसमें 5 देश है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये कब से इसकी बैठकें चल रही है, लेकिन ब्रिक्स की बैठक भी करने का महत्व भारतीय मजदूर संघ को मिलता है। जो 2016 में भी हमने किया, भारतीय मजदूर संघ ने नेतृत्व भारत में, और 2021 में भी हमने नेतृत्व भारत में किया, क्योंकि हर 5 साल में रोटेशन में चलता है अलग अलग देशों में, तो हमने किया। और अभी आपको जानकारी दे दूं कि 2026 में भारत को और भारतीय मजदूर संघ को फिर से एक बार ब्रिक्स का नेतृत्व करने मिल रहा है। ये अच्छी बात है। लेकिन उससे पहले जो बताना है, क्योंकि L20 की सफलता के बाद बहुत सारे देशों ने भारतीय मजदूर संघ को आमंत्रित किया है, आप यहाँ पर पधारें, हम सबका नेतृत्व करें, एक बात। और दूसरा, उनके कुछ लोग भी प्रतिनिधि यहाँ पर आए, हमसे भेंट बात करें और उसके आगे बढ़ने का रास्ता दिखाइए, एक दूसरी बात। और तीसरी बात ऐसा कि इसीलिए ब्रिक्स में जो पहले 5 थे, लेकिन आज हमारे पास ब्रिक्स में जुड़ने के लिए ट्रेड यूनियन से 25 देशों ने याचिका की है, एप्लीकेशंस किया है हमको जुड़ने, यहाँ अच्छा, हमको जुड़ना है ब्रिक्स में, ऐसा। ओके। तो उसमें से हमने पिछले जो अभी रशिया में ब्रिक्स हुआ था, उसमें हमने 6 देशों को और जोड़ा है ब्रिक्स के अंदर। ये राइट्स किसके पास, कुछ देशों के समूह के पास होता होगा ना, उसी सारे देश, जो ब्रिक्स के पास है ना, तो वो मिलके मिलके अध्यक्षता अगर आप कर रहे हैं तो आपकी आखिरी मोहर लगती है। हाँ, आखिरी मोहर लगती है, इसी प्रकार से। तो ब्रिक्स देशों में 6 देश में जुड़ना चाहते थे, 6 देश ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। अभी और भी 19 देशों की एप्लीकेशंस पेंडिंग है, वो भी जुड़ना चाहते हैं। तो ब्रिक्स के लोग मिलेंगे, तय करेंगे। तो हो सकता है कि आने वाले जो 2026 में ब्रिक्स होगी, उसके आधार पर तय करेंगे सब मिलकर, तो बातचीत उसमें आगे बढ़ेगी। और इस तरह से तो भारतीय मजदूर संघ के दोस्त तो पूरा इंटरनेशनल हो गए हैं, हो गया है जी। तो ये जो आप अपने 70 वर्ष मना रहे हैं, तो क्या ये सिर्फ आपकी अपनी संगठन यूनियंस होंगी कि दूसरे संगठन को भी इनवाइट करने वाले हैं? और जो अभी आपसे बाहर मिले थे लोग, या आपके यहाँ जब आए थे लेबर 20 में, तो वो लोग भी इसमें शामिल होंगे? जी, हमने इस अवसर पर सभी लोगों को आमंत्रित किया है। अच्छा। मतलब मौखिक स्वरूप से भी किया है और इस तरह से कहा है कि भाई साहब जो संभव है आप आइए, हम लोगों के लिए अच्छा है। लेकिन हम उस पर बहुत जोर इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि क्या है, हर एक की अपनी अपनी एक कुछ कठिनाइयाँ होती है। और ये जो हमने हमारा अवसर है, ये ऐसा ना हो कि भाई हम अपने आप को ज़्यादा प्रोजेक्ट करने के लिए कर रहे हैं, इसीलिए उसको थोड़ा हम कम कर रहे हैं। जबकि L20 तो एक माहौल था अच्छा, क्योंकि विश्व के देशों को आना था, वहाँ डिस्कस करना ही था, इसीलिए सारा किया। लेकिन हम नहीं कर रहे, फिर भी हम लोग बोले। अब जैसे अभी कुछ समय पहले ही हमारे कुछ लोग टर्की में जाके आए, टर्की के वहाँ एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो उन्होंने कहा BMS का प्रतिनिधि आए, और इनॉग्रेशन में BMS के प्रतिनिधि को रखा, वहाँ किया। उससे पहले रशिया के अंदर बुलाया गया, रशिया के अंदर गए। अभी चाइना में शंघाई कोऑपरेशन कंट्रीज़ जो है, उन लोगों की बैठक, पहली बैठक चाइना बीजिंग में हुई, उसमें भी भारतीय मजदूर संघ को आगे रखा है। अभी इजिप्ट का एक डेलीगेशन यहाँ अभी 3-4 से जुलाई से 8 जुलाई तक भारत में आ रहा है, भारतीय मजदूर संघ के न्योते पर। और इसी तरह से ऐसे बहुत सारे विभिन्न देशों, जैसे इटली से लेकर, जर्मनी से लेकर, जिनीवा, स्विट्जरलैंड, इस सारे देशों ने अभी भारतीय मजदूर संघ को पहचाना है, जाना है। और नए दौर में जो भारतीय मजदूर संघ आगे ले जा रहे हैं, जो आपने बहुत पहले बोल रहे थे, तो ये सारा कैसे संभव है, ये सारा देखने के लिए हमें भी आमंत्रित करते हैं, वो भी यहाँ आते हैं। अब एक सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा है ना, जब आप ये बता रहे थे कि हमारे प्रतिनिधि जो हैं अलग अलग देशों में जा रहे हैं, हम खुद इतनी बड़ी बड़ी जो मीटिंग्स हैं उसको होल्ड कर रहे हैं, हम अध्यक्षता कर रहे हैं उसकी, लेकिन भारतीय मजदूर संघ के इस स्वरूप को हिंदुस्तान के लोग ही क्यों नहीं जान पाए? हम अपने ही देश में उपेक्षित क्यों रहे? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मेरा ये मानना है कि हम पूरा उपेक्षित नहीं रहे, लेकिन आपने कहा वो है कि उपेक्षित तो ज़रूर रहे, इसीलिए भी ये कार्यक्रम किया हमने। इस 70 वर्ष में भी क्या किया है, हमने महा दिसंबर के अंदर पूरा संपर्क अभियान चलाया। पूरे भारत के अंदर संपर्क अभियान इतना चलाया कि हम नहीं चाहते थे कि अपने तक, हम पूरे मजदूर क्षेत्र को टच करना चाहते हैं, पूरे के पूरे। क्योंकि जैसे मैंने कहा 2 करोड़ से हम खुश नहीं हैं, हमको 55 करोड़ तक करना है, 55 करोड़ तक जाना है, इसीलिए उनके प्रश्न करना है। हमारे सदस्य के रूप में रहे ना रहे, लेकिन उनके प्रश्नों को वाचा देना है, उनके तक पहुँचना है, इसीलिए हमने पूरा इसमें किया है। तो उसका एक और भी उसको उदाहरण के रूप में दे, तो हम इस संपर्क में
जैसे एक गुजरात प्रांत में हम बहुत बड़ा सफल रहे, बहुत सारे प्रांतों में सफल रहे हैं, लेकिन उदाहरण के लिए यहाँ गुजरात प्रांत में सफल रहे तो हमने गुजरात के 18,000 गांव है, लेकिन वहाँ 10,000 गांव तक गए और 16 लाख मजदूर तक हमने पहुँचे हैं। 16 लाख 16 लाख, और इसका रिकॉर्ड भी इसीलिए जो वहाँ गुजरात के जो लोग मेंटेन करते हैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, उसमें ये पहली बार आया कि इतना कोई संपर्क एक माह में किया है, ऐसा 16 लाख मजदूर तक पहुँचे। ये भारतीय मजदूर संघ गुजरात प्रांत ने वहाँ किया है, ऐसा एक रिकॉर्ड भी प्रस्तावित किया। तो ये अपनी यूनियंस या सीधे मजदूर संघ ही गया इन लोगों के पास? नहीं, अपने मजदूर संघ के कार्यकर्ता जो मतलब प्रांतीय स्तर के होते, जिला स्तर के होते हैं, महासंघ के होते हैं, क्योंकि हमारी रचना बात नहीं कर रहे हैं, यूनियन से जो मजदूर जुड़े हुए नहीं, अपने पदाधिकारी जो लेते हैं वो जाके संपर्क किया, मतलब गांव-गांव तक संपर्क करना, मजदूर क्षेत्र में बताना, ये जो आप कहते हैं कि भारतीय मजदूर संघ के क्षेत्र काम कर रहे हैं और मजदूर क्षेत्र में और कैसा काम करना बाकी है, क्या करना चाहिए, लोगों के दिमाग में आना, लोगों के मन में आना। तब हमको ये भी अनुभव आया कि कई लोग कहते हैं कि भाई साहब आज तक हमने किसी को यहाँ देखा नहीं है, आप आए, बहुत बहुत अच्छा हुआ। बहुत बहुत छोटे मोटे इलाके गांव-गांव तक पहुँचते, ऐसे आखिरी गांव होता है भारत की देश के तक, वहाँ कोई नहीं पहुँच सकता, आज भी कुछ नहीं हुआ, तो हम पहुँचकर वो करना चाहते हैं। और ये पहुँचा, उसको कहा कि आज हम इस प्रकार से है, लेकिन आप हमारे साथ जुड़िए भी, लेते संपर्क में भी रहिए, ताकि आपकी जो प्रश्न है वाचा उसको हम देंगे। इस प्रकार से सारा काम हुआ है। वैसे एक सवाल दिमाग में घूम रहा है ना, और मुझे लगता है कि जनता भी जब ये देख रही होगी ना, उसको लगेगा कि ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए। जहाँ तक मेरी जानकारी है, अगर मैं सही जानता हूँ, तो भारतीय मजदूर संघ हमेशा डायलॉग के लिए जानी जाती है, संवाद के लिए जाती है कि जो मजदूर वर्ग है या जो यूनियंस हैं और उद्योग या उद्योगपति, अगर उनके बीच में कोई टकराव हो रहा है तो ये पुल का काम करती है। दूसरी यूनियन आंदोलन के लिए जानी जाती थी। आप भी 55 के बाद आए, 80 के बाद आप भी बिल्कुल मूल स्वरूप में हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि कई जगहों से उद्योगपति सिमटते चले गए? जी, बाकी लोग भी सिमटे हैं जो आंदोलनकारी हैं, लेकिन इसकी बड़ी वजह क्या मानते हैं? और क्या कहीं लगता है कि अपने से भी चूक हुई या हमारा कंट्रोल कम रहा इस पर? जी, ये ठीक बात है। क्या था कि पहले के दशक, मतलब आज़ादी से पहले लेकर और आज़ादी से कुछ 1-2 दशक तक लंबा चला कि यही लोगों के मन में भावना रहती कि ट्रेड यूनियन यानी मतलब गुंडागर्दी करना और ये सब करना, ये एक भावना के रूप में रहता था, और इसीलिए लोग उनसे अछूता रहना पसंद करते थे। अछूता यानी इस प्रकार से कि जितना उससे दूर रहे उतना अच्छा, यानी बच के रहना, या कुछ नहीं है तो अपना रास्ता बदल लो, अपना बंद कर लो, जानो, इस प्रकार से रहता था। और ये सच भी है कि हमारे सिवा बाकी कुछ ऐसे संगठन भी हैं जिन्होंने इस प्रकार की भावना को लेकर आगे बढ़े, यानी मजदूर क्षेत्र के मजदूरों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना। हम ये चाहते हैं कि मजदूरों के साथ जो प्रश्न है उसको लेके चलना, उसके लिए जहाँ तक चलना पड़े चलना चाहिए, लेकिन भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करते हुए ये करना। ये बात दूसरी आती है अभी। अब कुछ उद्योग जो बंद हुए हैं उसमें विभिन्न कारण हो सकते हैं, लेकिन उसमें एक कारण कुछ ट्रेड यूनियन की बड़ी भूमिका भी रहती है, इस कारण भी रहती है कुछ यूनियन में, और कुछ अलग रीज़न भी रहता है। लेकिन हमने जहाँ कहा है कि हम किसी भी ट्रेड यूनियन से हमेशा स्पर्धा में नहीं रहे, क्योंकि हमारा वो है नहीं, क्योंकि एक विचारधारा ही अलग है। इसीलिए हम जहाँ पर भी होते हैं तो कई बार हम लोगों को क्या आग्रह करते हैं कि भारतीय मजदूर संघ हमारे साथ जुड़े लड़ाई में, तो हम कहते हैं कि लड़ाई अगर वाजिबी है तो हम जुड़ेंगे, नहीं तो नहीं जुड़ेंगे। लेकिन हमारे मजदूरों को जहाँ समझाना है वहाँ हम बिल्कुल समझाएंगे, जहाँ मजदूरों को नहीं समझाना है तो मैनेजमेंट को समझाएंगे। इसीलिए पहला प्रकरण संवाद के रूप में लाते हैं। तो जहाँ मल्टीपल यूनियन के हिसाब से लोग होते हैं तो भी लोग भारतीय मजदूर संघ को पसंद करते हैं, और मैनेजमेंट भी पसंद करता है कि संवाद के जरिए मसला हल सकता है, तो अच्छी बात है। उसके बाद दूसरा, जहाँ पर अकेले भी होते तब भी हम मजदूर के प्रश्न के लिए हमेशा लड़ना पसंद करते हैं। अब चाहे प्रश्न कितना भी गहन हो या मुश्किल हो, लेकिन उद्योग बंद न हो, ये हमारा पहला मानना है कि उद्योग बंद न हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उद्योगकार अपनी मनमानी करते जाए, ये भी नहीं है मन में, लेकिन उद्योग बंद हो। अब अभी का एक लेटेस्ट उदाहरण देता हूँ, जैसे अभी पहलगांव पर हमारा हमला हुआ और उसके चलते हुए भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ बातें ऐसी चल पड़ी, तो एग्रेशन आ गया, जिसको हम एक बाकी आम जनता अपने युद्ध के स्वरूप में देखते। तो हमने पहले अपना संगठन है श्रमिकों का, और हमने पहल करके उसमें दाखिल किया कि भाई साहब इस दौरान हम अपनी कोई भी मांगे कहीं भी उद्योगकार के पास नहीं रखेंगे। ये राष्ट्र हित की बात करने वाले हम लोग हैं, इसलिए अब राष्ट्र बचाने की घड़ी है। तो राष्ट्र बचाने की घड़ी में अभी हमारे कुछ भी मजदूर आंदोलन
आंदोलन नहीं करेंगे। ये लिखित स्वरूप से हमने प्रेस वार्ता करके, प्रेस रिलीज़ करके भी दिया और सब लोगों को ये पहुंचाया है कि अपने अपने क्षेत्रों में हम अभी मांगे नहीं रखेंगे, ताकि ये नहीं, कई लोगों की ये तरकीब रहती है, कई संगठन की, कि भाई साहब ये मौका है, नाक दबाए मुंह खुलेगा, ये तरकीब रहती है। बट ये हमारी तरकीब नहीं कि राष्ट्र हित के राष्ट्र का नाक दबाए और मुंह खुले, ये तो अच्छा नहीं है। इसीलिए ये हमारी भावना है, ये हम सब समझते हैं, ये विचारधारा है हमारी, इसीलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। और कुछ लोग मजदूर भी समझ रहे हैं कि हाँ, ये इस आपत्ति की घड़ियों में हमको नहीं करना। इसी प्रकार से अगर उद्योग की पेइंग कैपेसिटी नहीं है, वो भी समझना हमको। अब ये वक्त आ गया है, अब काफ़ी संगठन भी चलने शुरू हो गए हैं। आपने सही कहा, 80-90 के दशक में केवल यही था, हमारी मांगे लेके रहेंगे, हमारी मांगे बस हमको ही चाहिए, बाकी किसी को नहीं चाहिए। तो ये नहीं, अब ये आ रहा है कि हम केवल 3 स्टेक होल्डर्स कहते ले, हम चौथा भी कहते हैं। यानी एक गवर्नमेंट है ही, उद्योगकार तो वो है ही है, तीसरा श्रमिक है वो भी है, लेकिन उपभोक्ता चौथा, जो कस्टमर कहते हैं, हर चीज़ पर उसका भार आएगा। मान लें एक प्रोडक्ट के अगर दाम बढ़ते हैं श्रमिकों के सैलरी से या अफसरों की सैलरी से या कहीं दूसरी ओर से भी गवर्नमेंट टैक्स की वजह से, तो उसका भार उस पर भी उसके ऊपर भी आएगा। तो इसीलिए उसको भी ध्यान रखना है कि उपभोक्ता, कस्टमर, क्लाइंट जो होता है, उसको भी ठीक से समाज में रहते हुए सारी प्रोडक्ट का ठीक ढंग से मिले। इसीलिए उसको ध्यान रखते हुए भी भारतीय मजदूर संघ इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं। और उद्योग बंद हो गया तो लोगों को नुकसान ही नुकसान है, इसलिए बंद ना होने देना, लेकिन इसका मतलब आखिरी तक लड़ते रहना, करते रहना। और इसीलिए क्या है, यंत्रणा भी बनी है, भारत सरकार की बनी है, प्रादेशिक सरकारों की बनी है, जिसको कहते हैं असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, कंसिलेशन प्रोसीडिंग्स और जॉइंट कंसिलेशन, ये सारी एडजुडिकेशन बहुत सारी है। और दोनों बीच एग्रीमेंट होता है उद्योगकार और यूनियन के बीच में, वो सारी का भाग लेना, और उसमें लिखी पट्टी भी बहुत बातें होती है। उन सभी का ध्यान रखते हुए, और कुछ ऐसे बहुत सारे कानून बने हैं जिस कानून को प्रोटेक्शंस मिलता है मजदूर को, और उसके आधार पर भी आप लोग कहीं ना कोई कुछ बातें ले। आपने कानून की बात की तो एक चीज़ और भी दिमाग में आती है कि कानून तो बन जाते हैं, मजदूरों के हितों के लिए बात हो जाती है, जो संगठन उनको पता चल जाता है, लेकिन क्या कभी मजदूरों को उस कानून के बारे में पता चलता, वो हित ले पाते अपना? वो तो मुझे ध्यान ही था कि आप कुछ करेंगे ऐसे। ये ही सही बात है। अभी बहुत सारे कानून ऐसे मजदूरों के हित में भी बने हैं, लेकिन जो कहीं पर की कुछ समस्या आती है वो पालना की आती है, क्रियान्वयन की समझ आती है, इम्प्लीमेंटेशन की आती है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, ऐसा भी है, इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, तभी तो इतना हुआ है। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, बहुत पहले 8 घंटे का कानून नहीं था। हाँ, 1947 से पहले, 1926 से पहले नहीं था। मतलब कई बार तो ऐसा देखने में आया 12-12 घंटा तक, या तो आप नौकरी में आए और कब घर जाएगा पता नहीं था। हाँ। अब कानून आ गया है, बदुआ मजदूरी खत्म हो गई। हाँ, तो अभी आप देख रहे हैं कि 8 घंटे ही सबको काम मिलता है जी। 8 घंटे का ही काम होता है, नहीं से वो नहीं होता। एक बात तो ये इम्प्लीमेंटेशन हुआ है अच्छी तरह से, कुछ चीज़ों का नहीं भी हुआ है, ये भी जिक्र है, सही बात है। लेकिन उसमें मैं दोनों पक्षों को करता हूँ, उद्योगकार को भी। अब हमारे कोई छोटे बड़े उद्योगकार भी आज कैसे है, कुछ लालच में फंस जाते हैं कि भाई साहब, आज हमारे मन में एक विचारधारा आती है कि मुझे टैक्स से बचना, बाकी चीज़ों से भी मुझे बचना, तो इसीलिए वो बचने के पर्याय में जो अधिकारी रहता है, जो गवर्नेंस करने वाला रहता है, उसको थोड़ा खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए वो दोनों का कई जगह पे मेल मिलाप होने की वजह से इम्प्लीमेंटेशन में कमी आती है। लेकिन जहाँ ये नहीं होता है तो यहाँ वहाँ नहीं होती है। हमने कई उद्योगों में बाहर बोर्ड लिखा है, ऑल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आर वेलकम। अच्छा, हाँ, तो इसीलिए और समझे और जाने। हाँ, आए, समझे, जाने, और आप लेके जाओ हमारे पास, हमको कुछ नहीं। तो वैसा भी होता है। तो इसीलिए ये दोनों प्रकार के रहते हैं, इसीलिए श्रमिक के लिए भी है और उद्योगकार के भी लिए होते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन कई जगह कम होने के कारण थोड़ा श्रमिकों को लाभ नहीं मिलता है। दूसरा भी बिंदु है कि ये ट्रेड यूनियन की भी भूमिका है कि मजदूर बेचारा जो होता है, चाहे पढ़ा लिखा भी मजदूर हो, पढ़े लिखे ऑफिसर हो, लेकिन सब ज्ञान उसके पास नहीं होता है कि उसको न्याय कहाँ मिलेगा। तो इसीलिए ये ट्रेड यूनियन की फ़र्ज़ होती है कि उसको सही न्याय दिलवाने की जगह दिलवाना, सही न्याय जगह पर ले जाना कि इस प्रकार से तुम्हें
मिलेगा, चाहे कंसिलिएशन में मिले या लेबर कोर्ट में मिले या हाई कोर्ट में मिले या कहीं पर भी। तो इस प्रकार से भी न्याय मिल सकता है और बहुत सारे ऐसे लोगों को न्याय मिला है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि कोर्ट के माध्यम से भी मिला है, कंसिलिएशन ऑफिसर के माध्यम से भी मिला है और गवर्नमेंट बीच में आने से भी मिला है और बाईपार्टेट एग्रीमेंट यानी मैनेजमेंट और एम्प्लॉयर उसके बीच में भी एग्रीमेंट के बाद भी मिला है। ये सारे अच्छा, एक बात बताना कि अभी पिछले 10 साल से देखा जाए तो यूनियन की बात कम होती है। पहले क्या होता था कि यूनियन पे फिल्में बनती थी, उसको विलेन दिखाया जाता था तो लोग उन्होंने उसको समझा। एक चीज़ और भी निकल के आती है ना, पिछले 10 सालों से जो है यूनियंस की बात कम होने लगी है, ट्रेड यूनियन की बात कम होने लगी है और ऑटोमेशन जो और गिग इकोनॉमी है वो बढ़ी है। तो क्या लगता है कि आने वाले वक्त में ये ट्रेड यूनियंस कितनी प्रासंगिक रह जाएंगी? क्या इसकी चर्चा रहेगी? जी, नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। 2 बिंदु है उसमें, लेकिन 2 भाग में उसे, एक तो एआई की बात की इसलिए उसकी बात करूंगा और दूसरी आपने जो कहा ट्रेड यूनियन की कमी हो जाती है। मैं ये कह रहा था एआई और इसके बारे में आपको बताना। तो पहली बात ये है कि भाई कोई भी ट्रेड यूनियन, केवल भारतीय मजदूर संघ तो हम नीचे नहीं जा रहे हैं, ये आपको बता दूं। कई लोगों के मन में है, कुछ विश्व के लोग भी कह रहे हैं कि आज संगठन, श्रमिक संगठन थोड़ा गिर रहे, नीचे जा रहे। ऐसा नहीं। इसका प्रमाण मैं देता हूं कि हमारी भारतीय मजदूर संघ की अखिल भारतीय कार्य समिति की बैठक साल में 2 बार मिलती है, यानी 6 महीने में एक बार। और उसमें हम जो भी हमारे साथ नए जुड़ने वाले संगठन होते हैं उसमें हम सम्मतता देते हैं। हमारी प्रक्रिया है कि हमारी कार्य समिति में बीच में हम सम्मतता देंगे इसमें। तो हर बार हमारे साथ 70 से 80 नई यूनियन जुड़ती है और इसीलिए साल भर में करीब 150 ऐसी सम्मतता हम नए यूनियनों को देते हैं। तो इसीलिए तो भारतीय मजदूर संघ बढ़ता है, उसमें कोई कमी नहीं आ रही है। हाँ, कमी कहीं और आती होगी, दूसरे संगठन में आ रही होगी, लेकिन हमारे साथ ऐसी कमी नहीं आ रही है। और इसीलिए भी आज हम करीब करीब विश्व के भी संख्या की दृष्टि, वहाँ प्रमाण नहीं है इसलिए मैं नहीं दे पाऊंगा आपको, लेकिन संख्या की दृष्टि से हम नंबर 1 के बन चुके हैं बीएमएस विश्व भर के अंदर। क्योंकि क्या है, आप देखते हैं वो 2 ही बड़े आबादी वाले देश, एक चाइना और एक भारत। तो चाइना में तो केवल एक ही संगठन काम कर रहा है और भारत में इतने सारे विविध संगठन काम कर रहे हैं। हम लोकशाही देश भी है इसे। और मैंने जैसे कहा 55 करोड़ लोग यहाँ पर है, तो इसीलिए 55 करोड़, तो कई देशों की आबादी, जैसे अमेरिका की टोटल आबादी 33 करोड़ है। अब इसलिए वर्कफोर्स उसमें और कम होगा। तो जब तो हमारे यहाँ इतना सारा वर्कफोर्स है, इसलिए हम नंबर 1 के। और हम जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन के भी बोलते हैं कि भाई साहब आपके पास सबसे बड़ी संख्या है, आप हमारे नेतृत्व करिए, तो इसीलिए हमारे यहाँ सदस्यता कम नहीं हो रहे और नए यूनियन, नए संगठन जुड़ रहे, ये एक अच्छी बात। अब आता हूँ एआई पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर विचार करने का समय है, लेकिन न केवल श्रमिक संगठनों को, लेकिन एम्प्लॉयर्स को भी करना है और सरकार को भी करना है। ये इसीलिए मैं 2 बिंदु पहले से अलग से बताता हूँ। इसका एक नुकसान क्या हो सकता है जी, और दूसरा फायदा भी क्या हो सकता है, दोनों प्रकार से। अब कुछ लोग केवल यही मानते हैं कि इससे जॉब लॉस होगा जी, तो ये सही भी है कि जॉब लॉस होगा, लेकिन आप दूसरा भी मानिए, अगर जॉब लॉस होगा तो यानी मतलब उद्योग करीब करीब नहीं चलेगा, तो उद्योगकार को भी लॉस होगा, तो एम्प्लॉयर्स को भी लॉस है। अच्छा, एम्प्लॉयर्स होगा लॉस या बंद हो गए तो सरकार को टैक्स नहीं मिलेगा, तो सरकार को भी लॉस होगा। इसीलिए अब मान लेते हैं कि सारे लोग रोबोट से काम करेंगे। अगर ये एम्प्लॉयर ऐसा सोचते हैं, ऐसे करीब 2 मिनट के लिए समझ लेते हैं कि हम में से 100 करोड़ की आबादी खत्म और 100 करोड़ रोबोट करेगा, तो 100 करोड़ का जो टैक्स मिलना था वो तो सरकार को भी नहीं मिलेगा। तो सरकार कैसे चल पाएगी, मतलब किसी भी सरकार। तो इसीलिए वो तो बिंदु नहीं है कि इसीलिए सारा नुकसान है। अच्छा, अब हमारे अभी जो एक प्रधानमंत्री जी पेरिस गए थे, वहाँ पर भी उन्होंने सारे देशों के लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बात करने के लिए मिले थे, सरकार के जो नुमाइंदा लोग उसमें। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी यही दिया और हम भी यहाँ पहले से कहते आ रहे हैं। वही बात है कि जिससे आपको लाभान्वित होता है ऐसी टेक्नोलॉजी ग्रहण करना है। तो जिस जिस प्रांत में हमें लाभान्वित होगा तो वहाँ एआई लेना चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, और जहाँ हमको लाभान्वित नहीं हो तो वो नहीं लेना चाहिए। अब उसके लिए हमारे पास एम्प्लॉयर्स के भी कुछ फेडरेशंस है अब बने हुए, वो भी हमारे साथ वार्ता में जुड़े हो और स्पेसिफिकली बीएमएस के साथ। बाकी संगठन से भी जुड़े हैं, लेकिन हमारे साथ इसे, अब जैसे कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ है, एम्प्लॉयर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है, ऐसे पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, ये लोग हमसे वार्ता करते रहते हैं कि भाई साहब इसके लिए हमको जॉइंट मिलकर रास्ता निकालना होगा। अच्छा, तो इसीलिए अभी अभी बॉम्बे में एक उनकी कॉन्फ्रेंस हुई और दिल्ली होटल ताज
समाज में हुए उस सब में भारतीय मजदूर संघ को आमंत्रित किया था और वहाँ पर भी हमने ये बातें रखी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे देखना, किस तरह से आगे बढ़ना, ये सोच के हिसाब से लाना, तो इसको भी रास्ता निकल सकता है। जॉइंटली मिलकर बैठेंगे करेंगे तो अच्छा रहे। तो ये जॉइंट वाला मिलना है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हर जगह उसका फ़ायदा है तो वो लेना है, लेकिन क्या है कुछ चीज़ों के लिए नुकसानकारक है तो नहीं है। अब उदाहरण के तौर पे हम समझ ले कि रोबोट तो मनुष्य है नहीं, मतलब उसको है तो उसके साथ फीलिंग्स तो जुड़ी नहीं है, तो फीलिंग्स नहीं जुड़ी है तो वो आपकी फीलिंग्स नहीं है। जबकि हमारा मजदूर है या हमारा अधिकारी है, ऑफिसर है या एम्प्लॉयर है, वो तो फीलिंग समझता है, तो उसमें फ़ायदा होगा, ये नहीं होगा। अब आपको समझ में आया, इसीलिए अमेरिका ने बहुत आगे से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किया है। अभी एक गैरेज था अमेरिका में और ये कम नसीब या सदनसीब भारतीय मूल के आदमी का था वो, लेकिन उसने अपने गैरेज में गाड़ियाँ ठीक करने के लिए रखा था तो पूरा रोबोट से कर रहा था, एक भी आदमी काम नहीं कर रहा था। अच्छा, एक भी आदमी नहीं कर रहा। अब क्या हुआ, उसको नुकसान कैसे हो गया, ये समझना कि इसी के आधार पर वहाँ जब जो गाड़ियाँ आती है, अब वो रोबोट में कोई ना कोई टेक्निकल खामी आती है, जैसे मशीन यंत्रणा में आती है तो रोबोट भी मशीन है। अब वो भी कोई करने वाला ठीक नहीं था, आदमी भी वहाँ नहीं था, और ये रोबोट्स तो फीलिंग समझेगा नहीं क्या है कुछ, तो वहाँ उसकी वजह से जो उसको कमिट गलती हो गई, वहाँ थोड़ा हिल गया। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि उसके यहाँ गैरेज से गाड़ियाँ जो बाहर निकल के जाती, कुछ किलोमीटर चलने के बाद उसमें अंदर एक्सप्लोजन हो जाता, और एक्सप्लोजन के बाद तो ड्राइवर जो चलाने वाला वो भी शायद बचे या मर जाता और पूरी गाड़ी चकनाचूर हो जाती। अब क्या है, पहले कई गाड़ियों को इसीलिए उन्होंने क्लेम दाखिल किया, तो वो जो कंपनी होती है उसने कहा कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा होना नहीं चाहिए। सो दे लोग अपना इन्वेस्टिगेशन करते करते लेकिन कुछ नहीं मिल पाए। फिर 1, 2, 3 अलग अलग प्रकार की गाड़ियाँ अलग अलग कंपनी की, तो उन्होंने कर दिया। फिर वो ढूंढते ढूंढते पता चला कि इस गैरेज से सारी जो गाड़ियाँ जाती है वही इसमें हुआ है। तो फिर वो वहाँ आए कि इसमें क्या ऐसी खामी होती है कि इसमें गैरेज, तो फिर बोला कि पूरा रोबोट की चलता है। लेकिन वहाँ ये जो 2 रोबोट्स के अंदर के जो स्क्रू फिटिंग में थोड़ा मुश्किल हो गया, चलते हिलते हिल गया, जैसे हमारी गाड़ी स्कूटर में भी कई हिल जाते हैं स्क्रू ड्राइवर ऐसे वगैरह, तो उसकी वजह से पूरा नाप बिगड़ गया। इसलिए वो ऑटोमाइजेशन एयर ना होने से एक्सप्लोजन हो जाता है वहाँ। ये सारा आया, इसीलिए सारी कंपनियों ने कोर्ट में उस महाशय के ऊपर डाला कि ये सारा मुआवजा उनको देना चाहिए, हमको नहीं देना चाहिए। और फिर कोर्ट ने भी वही वर्डिक्ट दिया कि सारा उसके लिए, तो वो अभी पायमाल हो गया, उसका उद्योग बंद है क्योंकि सारे पैसे उसमें चले गए। मतलब ये केस स्टडी है हमारे लिए, एक केस स्टडी है, बट ऐसे बहुत सारे दे सकते हैं। हाँ। लेकिन एक समझेंगे, लेकिन दूसरा भी है जहाँ आपको मल्टीपल बहुत सारी कुछ जो आदमी कुछ काम नहीं कर पाता है, जहाँ पर हमको अभी हमारी कुछ लिमिटेशन है, वहाँ पर उसका उपयोग किया जाए तो बहुत फ़ायदेमंद है। जहाँ पर इसको हमको नहीं करना वो है। अब उसका रास्ता बैठ के निकाला जा सकता है, और रास्ता कौन निकालेगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मात करने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस, जो जैसे मैंने कहा इमोशनल ह्यूमन के पास वो ही करेगा, बाकी नहीं कर सके। इसलिए आज पूरे विश्व में भी ये चैलेंज है और अपने यहाँ भी चैलेंज है कि भाई साहब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लाना भी है और रोकना भी है। मतलब जिस परिप्रेक्ष्य में हमको उपयोग हो वो स्वीकार करना, जिस परिप्रेक्ष्य में उपयोगिता नहीं है उसको नहीं करना। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंट्रोल करने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस लगाना ही पड़ेगा। वो दोनों मिलकर लगाएंगे तभी तो आपका उद्योग भी चलेगा और हमारे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। मैं वैसे ही समझ रहा हूँ, जैसे कभी कंप्यूटर आया था तो कंप्यूटर के बारे में बातें होती थी कि आदमी खत्म हो जाएगा, मशीनें आई तो जेसीबी आई तो आदमी नहीं, मजदूर खत्म हो जाएंगे, लेकिन वो चलती रही। मुझे एक बात बताएं कि ये सारी चीज़ें तो दिख रही हैं, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ, जैसे मैं भी एक ठीक ठाक उम्र है और मैंने दोनों दौर देखे हैं, 2000 के बाद का भी देख रहा हूँ, उसके पहले का भी देख रहा हूँ, तो एक चीज़ तो दिखती कि आने वाले वक्त में अगर 10 साल ऐसे ही तेज़ी से चीज़ें भागती रहीं तो यूनियंस कितनी प्रासंगिक रह जाएंगी, ये बचेंगी क्या? मैंने पहले ही कहा यूनियंस तो बचेगी और आने वाले, इसीलिए जैसे कहा आज 70 साल के हमने जो भी उपलब्धियां ली है, लेकिन हम ये भी करने वाले हैं कि आने वाले 70 साल कैसे होंगे हमारे। तो हम सारी चीज़ ये भी समझते, इसमें ये भी है। ये केवल मैंने एआई का दाखिला लिया, लेकिन आपको जानकारी हो दूँ, इंडस्ट्रियलाइजेशन 4.0, इंडस्ट्रियलाइजेशन 5.0 ये आपके डोर खटखटा रहा है।
आना है, स्वागत भी करना है उसका। लेकिन फिर से वही है कि हाँ, तो कौन से एम्प्लॉयर को इंडस्ट्रियलाइजेशन 5.0 चाहिए वो भी सही करे, और कौन से एम्प्लॉयर को नहीं चाहिए, तो इसी के आधार पर मजदूर का भी चयन हो, इसका भी है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगह पे अभी मजदूर का अपस्किलिंग हो रहा है, ये भी करना पड़ेगा। यानी जो अनस्किल्ड है उसको सेमी में, सेमी से स्किल्ड, स्किल्ड से हाईली प्रोफेशनल स्किल्ड, ये सब करना पड़ेगा। हर एक चीज़ का सॉल्यूशन है, हर एक चीज़ का आगे बढ़ना है। तो यूनियन तो ख़त्म नहीं होगा, लेकिन यूनियन का रवैया बदलना पड़ेगा। हर एक को क्या करना है, केवल और केवल हम लोग हमारी मांगे लेके रहेंगे, दबा के हड़ताल करेंगे, ये सब छोड़ के ऐसे स्टडी, रिसर्च, इस प्रकार से विंग कराना। तो भारतीय मजदूर संघ ने बहुत पहले से ही अपना एक दत्तोपंत ठेंगड़ी रिसर्च फाउंडेशन की रिसर्च में कर दिया है, DTF के नाम से, वो भी चल रहा है। तो उसमें ये सारी बातें भी हम अभ्यास कर रहे हैं और चर्चात्मक रूप ले रहे हैं, बाकियों को भी जोड़ते हैं, और उसके आधार पर क्या आने वाले दिनों में कर सकते हैं, क्या योगदान दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें। न केवल यहाँ, वैश्विक स्तर पर भी आपने देखा होगा, इटली, जर्मनी, ये सब, लंदन वगैरह सब में भी ऐसे रिसर्च विंग उनकी भी खड़ी होती है। ILO में भी उसकी रिसर्च विंग है, वो भी स्टडी करते हैं लगातार कि इसका क्या महत्व, उसका क्या डेंजर पॉइंट भी आ सकता है, क्या यानी प्रोज एंड कॉन्स, यानी उसके फ़ायदे क्या है और कहाँ तक, क्योंकि किसी ह्यूमन लाइफ है, जब तक ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच नहीं रखेंगे तब नहीं होगा। इसलिए यूनियन तो रहेगी, रखनी भी चाहिए, और एम्प्लॉयर उद्योग भी रहेगा, वो भी रहना चाहिए। लेकिन सरकार की भी भूमिका रहे कि ये एम्प्लॉयर उद्योग भी रहे और ये संगठन के साथ भी वार्ता के रूप में कैसे बना के आगे बढ़े, तो रास्ता ज़रूर निकल सकता है। इसीलिए जैसे एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ समझने के लिए कि सबको भी समझ में आए, सबको भी एग्ज़ाम्पल देना ज़रूरी है। जैसे AI है या नई टेक्नोलॉजी है, ऐसे मैंने कहा इमोशनल पर कैसे महात कर सकते हैं ऐसे। तो एक गांव था, उसमें एक किसान था, उसके पास अपने 17 घोड़े थे। अब उसने कहा कि मेरे मरने के बाद मेरे 3 बेटे हैं, इन 3 बेटों को इस 17 घोड़ों में बांट देना है। तो कैसे बांटना है कि मेरे पहले बेटे को उसको 1/2 देना, उसका 17 का 1/2 ऐसा, दूसरे बेटे को 1/9 देना है, और तीसरे बेटे को 1/3 देना है। 17 मेरे हॉर्सेस है ऐसे। अब सारे स्टैटिस्टिशियन, MBA पढ़े हुए लोग सब बैठ गए ऐसे। अब 17 के तो आधे करे तो 8.5 बनता है, इस तरह से 17 के 1/3 करे तो भी 10 है, तो घोड़े को तो आधा कर नहीं सकते। तो जरा मुश्किल हो गया सबके लिए, क्या करें क्या। यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यही है कंप्यूटर, यही है, केवल वही जवाब देगा आपको, एडिशनल जवाब तो दे ही नहीं पाएगा। टुकड़े को पानी में बांट, टुकड़े को पॉइंट नॉट तक चला जाएगा कि कैसे बांटना। स्टैटिस्टिशियन ने भी देखा लगा साला मुश्किल रहा है, लेकिन इमोशनल जो इंटेलिजेंस है ना, वो महत्व कर लगा। फिर क्या हुआ कि एक आधार पर उसी गांव में एक ऐसा बड़ा थोड़ा आदमी, मतलब उम्र में बड़ा अनुभव सिद्ध ऐसा था, वो कहीं बाहर गया था। तो वो आया, उसके ध्यान में आया कि भाई साहब पड़ोस के गांव में ऐसा हुआ और इस प्रकार से है। तो बोले चलिए चलते हैं, उसमें तो आसान तरीका है। अरे क्या इतने सारे लोग नहीं, तुम्हारे लिए आसान लगता है? बोले आसान है। वो अपने घोड़े पे बैठ के आया अपने घोड़े पे बैठ के उसने अपने घोड़े से नीचे उतरा। इसलिए घोड़ा जो है 17 के सामने 18 के रूप में चला गया, वो उधर खड़ा हो गया। अब उसने कहा कि चलिए गिनती पहले को कितनी देने हैं? बोले 1/2 देना है। तो 18 है, उसमें से 18/2 करो तो 9 आप लेके चले जाओ। फिर दूसरे को कितना देना है? 1/9। तो उसने कहा 18/9 करो तो 2 मिल गया उसको, तुम लेके चले जाओ। अब तीसरे को कितना देना है? 18/3 मतलब 18/3 तो 6 तुम लेके चले जाओ। बराबर मिल गया, हो गया? बराबर नहीं, अभी और भी आ गए, बराबर हो गया। अब उसको जोड़िए आप। तो पहले को 9 मिला, दूसरे को 2 मिला, 9 + 2 11, और तीसरे को 6 मिला, 17 हो गया। वो अपना घोड़ा लेके आया था, लेके बैठ के चला गया। उसने अपना दिया भी नहीं, और ये इसे कहते हैं इमोशनल। हाँ, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को महात करने के लिए इमोशनल है। मतलब फीलिंग्स, और इसके आधार पर ये सारा आराम से रास्ता निकल सकता है। यही सोचना है, केवल उस पर आधारित नहीं रहना है। इसलिए एक आखिरी में बताता हूँ कि हम मशीन के गुलाम नहीं बनना है, मशीन मनुष्य के गुलाम है, इस तरह से लेना। इसीलिए हर चीज़ को मनुष्य को उसके आधारित है। तो मनुष्य आधारित सारा हम करेंगे, पूरा एनवायरनमेंट बदलेंगे, पूरा जॉब क्रिएशन ऐसा करेंगे, पूरा उद्योग इसे करेंगे, ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच रखेंगे, तो आगे चल के आएगा। अभी ILO और बाकी सब ने भी इस तरह से किया है। नया एक वर्ड आ रहा है,
रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट। तो उसमें उद्योग एवं श्रमिक दोनों के हित की बात की है। रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट ये नहीं, वो सबके बीच में अभी अवेयरनेस नहीं आ रहा है, लेकिन हम भारतीय मजदूर संघ 70 वर्ष के उपलक्ष्य में इसको भी बहुत आगे बढ़ा रहे हैं, इसको भी कर रहे हैं। तो इसकी एक योजना बनी है। अब इसके आधार पर हमारे भी जैसे कई विदेशों में जाते हैं तो न्योता मिला है, तो अभी मुझे भी न्योता मिला है। तो इस जुलाई में 14 से 18 तक जापान में इसके पर बहुत चर्चा होने वाली है। और इसके पहले 2 माह पहले फरवरी में भी इसी विषय को लेकर मैं गया था, वहाँ पर भी इस पर बहुत चर्चा हुई है। और अभी हमारे महामंत्री जी और हमारे पूर्व अध्यक्ष 1 से 10 जुलाई के बीच जापान में जा रहे हैं। तो ऐसे वही सारे लोगों के बीच में इस प्रकार की चर्चाएं होगी और आने वाले दिनों के लिए कुछ न कुछ ऐसे रास्ता निकलेगा। तो श्रमिक संगठन के लिए भी ठीक है, उद्योगकार के लिए भी ठीक है और सरकार के लिए भी ठीक है। अब हम लोग अपने समापन की तरफ चलते हैं, लेकिन कुछ 2-3 क्वेश्चन है मैं पूछ चुका हूँ जी, आपसे। जी, जी, जी। एक तो ये कि हम बार बार वैश्विक की बात कर रहे हैं, हम बाहर जाने की बात कर रहे हैं। आज भारत में मजदूरों की जो आय है उससे क्या आप संतुष्ट हैं, या आपको लगता है कि इतनी होनी चाहिए, तो वो कितनी होनी चाहिए? जी, ये आय से तो संतुष्ट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं पूरे सारे मजदूरों को देखता हूँ। हाँ। केवल एक क्षेत्र के मजदूरों को नहीं देखता हूँ। भारत में आप जानते हैं विभिन्न प्रकार के मजदूर हैं, और आज भी बहुत सारे मजदूर को किसी को चाहे 3-4 हज़ार रुपया भी मिलता है और किसी को 1 लाख भी मिलता है, किसी को 2 लाख भी मिलता है। तो इसीलिए उसमें न जाते, लेकिन जिसको 3-4 मिलता है वो पर्याप्त नहीं है। मेरे हिसाब से आज मिनिमम वेज जो कहते हैं, मिनिमम वेज यानी न्यूनतम वेतन जो होता है, किसी भी मजदूर को कम से कम 18,000 रुपया देना चाहिए, और वो आज की तारीख में ठीक है। और उसको पकड़ के ना रखते हुए हर 5 साल में उसको रिव्यू करना चाहिए, बढ़ोतरी की तरफ देखना चाहिए कि उसको बढ़ाते हुए। अब बहुत सारे प्रदेशों में मिनिमम वेज एडवाइजरी बोर्ड बने हैं, उसका संगठन वो भी त्रिपार्टी है, लेकिन कई प्रदेशों ने उस मिनिमम वेज को बढ़ाया है, लेकिन कई प्रदेशों ने अभी तक नहीं बढ़ाया है। तो ये बढ़ाना चाहिए उनका। और अभी केंद्र में भी जो एक कानून नया आ रहा है मिनिमम वेज, ये सबसे अच्छा कानून है। उसमें लिखा है कि सभी को मिनिमम वेज मिलेगा, ये एकदम से न मिले तो, लेकिन फेज वाइज सबको मिलेगा। आप लोग कभी इसके लिए कुछ करते हैं आगे? जी जी, उसके लिए हम लोग उसके लिए हर विषय को हर बार जहाँ पर अपने संगठन है, यूनियन है, वहाँ पर पहले ये करते हैं कि मिनिमम वेज देना चाहिए। जो भी है छोटा सा आदमी, उसको भी मिनिमम वेज आना चाहिए, उसके बाद ऊपर जाना है। हमने दूसरा भी उसके आगे का एक वेज कहते हैं, वो बड़ा थोड़ा अभी असंभव लग रहा है, लिविंग वेज कहते हैं मिनिमम वेज के ऊपर। तो लिविंग वेज की हमने कल्पना स्वीकार की है, उसको आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लिविंग वेज थोड़ा सा आप बता दीजिए। हाँ, लिविंग वेज क्या है? ये? मिनिमम वेज से ऊपर है। लिविंग यानी उस शब्द से आधार पर है कि लिविंग वेज यानी मतलब एक आदमी अपना ठीक से जीवन व्यतीत कर सके, इसको कहते हैं। तो अब जीवन व्यतीत करने के लिए तो केवल नहीं है, मिनिमम वेज में तो हम केवल 3 चीज़ लेते हैं, जैसे अपनी भाषा में कहते हैं रोटी, कपड़ा और मकान लेते हैं। 3 चीज़ की आवश्यकता रहती है। लेकिन लिविंग वेज में तो क्या है, हम सोशल एनिमल है, समाज में रहते हैं, तो समाज में जाना आना पड़ता है, यानी शादीशुदा ब्याह में जाना आना पड़ता है तो भी कुछ देना पड़ता है, कहीं कुछ दूसरे फंक्शन में गए वो भी देना आना पड़ता है। हम लोग को कुछ दवा के लिए भी खर्च हो जाता है, और आजकल दवाइयाँ महंगी पड़ गई है, वो भी हो जाता है। उसके लिए हम ये नहीं कह सकते। तो ऐसी सारी चीज़ें बहुत जोड़ना उसमें, तो मिनिमम वेज में ऐसी चीज़ जोड़ने के बाद जो बनता है उसको लिविंग वेज कहते हैं। तो हमारे इस आग्रह के कारण आइए लोग के कुछ लोगों ने, एक्सपर्ट ने लिविंग वेज पर एक एक्सपर्ट रिपोर्ट बनाई है। अच्छा। उसकी एक बैठक भी हुई है, और उसके आधार पर हमारे भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधि ने उसमें भी हिस्सा लिया, उसमें और कुछ सुझाव जोड़े हैं। अब वो लिविंग वेज धीरे 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 पूरे विश्व भर में फैलता जाएगा, बताता जाएगा, उसमें भारत में भी आएगा। तो जिसको मिनिमम वेज मिल रहा है उसको लिविंग वेज दिलाने की कोशिश कराना, और इसके बाद जिसको नहीं मिल रहा है मिनिमम वेज, उसको भी मिनिमम वेज दिलाने की कोशिश करना है। ओके। अच्छा, सरकार द्वारा लाए गए जो 4 सिविल कोड हैं, उससे आप लोग सहमत हैं? वो कितना हित में है? एक तो पहली बात है कि जो भी कानून हमेशा रहते हैं उस कानून को रिफॉर्म तो करना ही चाहिए। कोई भी देश रिफॉर्म करता है, हमारे देश में भी करना चाहिए। अब कुछ कानून हमारे 100 साल पुराने हैं, कुछ 75 साल पुराने हैं, कुछ वो भी है। अब उसका कहीं ना कहीं फेरबदल नहीं होगा तो आज के परिप्रेक्ष्य में लागू नहीं हो पाएगा। जैसे आज के परिप्रेक्ष्य में आपने कहा कंप्यूटर आ गया, अभी AI आ जाएगा, ये सब आ जाएगा, नई चीज़ों में क्या होगा, तो बदल करना आवश्यक है, एक बात। और अभी जो हुआ है उसमें क्या है,
पहले 44 कानून के हिसाब से उसमें से करके उसमें किया, अभी 29 कानून को बना के उसमें से 4 नए कोड बना रहे हैं। तो 4 नए कोड बना रहे हैं, उसमें एक मिनिमम वेज कोड और सोशल सिक्योरिटी, ये दोनों का तो हम भरपूर स्वागत करते हैं। क्योंकि सभी मजदूर क्षेत्र के लिए अच्छा है। इसीलिए अच्छा है, जो मैंने पहले कहा असंगठित क्षेत्र के लिए आज मिनिमम वेज नहीं मिल रहा है, तो इसमें कहा गया है कानून में कि इनको भी मिलना चाहिए, मिलेगा, लेकिन चलते फेज वाइज में। दूसरी तरह सोशल सिक्योरिटी, तो आज भी देश में असंगठित के 40 से 42 करोड़ लोगों को न पीएफ है, न पेंशन है, न ग्रेच्युटी है, तो वो कैसे गुजारा करेगा? तो इसको मिलना चाहिए, तो वो सोशल सिक्योरिटी कोड में भी शामिल है। तो इसलिए क्यों विरोध करना, हमारे सारे मजदूरों को मिलेगा, किसी को आज मिलेगा, किसी को कल, किसी को परसों, लेकिन वो मिलना इसीलिए होता है। तीसरा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ का है, तो जो कुछ कानून पहले से थे वही के वही है, लेकिन उसमें फरबदल करना है, तो जिसमें 2-3 और बदल हुए हैं। कैसे किया है, ये जो असंगठित कॉन्ट्रैक्ट लेबर कहते हैं, ठेका मजदूर कहते हैं, उसको कोई पीपीज नहीं देते, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, तो वो उसमें प्रावधान कराया है कि अगर कोई नहीं देता है तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो उसको देने की जिम्मेवारी होगी। अच्छा। मतलब उसको मिलना, नहीं तो क्या है, आज उसको फटे हुए जूते हैं, फटे हुए हेलमेट है, इस प्रकार से मिलते हैं, तो उसको तो बड़ा एक्सीडेंट होना ही है, फिर उसको बेचारे को नुकसान होता है, तो दुर्घटना उसका ही होता है, जैसे माइंस में भी हो जाता है, ऐसे हर जगह पे। तो इसीलिए उसमें प्रावधान, इसलिए वो भी एक अच्छा है। आईआर कोड्स में कुछ बातें थोड़ी प्रावधान ऐसे है जिसका विरोध हम भी कर रहे हैं, बाकी संगठन भी कुछ पॉलिटिकल कर रहे हैं, इसलिए बाकी संगठन जो पॉलिटिकल विरोध है वो नहीं चाहिए। तो जो अच्छी चीज़ मजदूरों को मिल रही है उसका तो बड़ा स्वागत है, मिलना ही चाहिए। लेकिन कुछ आईआर इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड में जो कुछ ऐसे प्रावधान है, 2-4-5 ऐसे, उसका हम सजाव दे रहे हैं, सरकार के ऊपर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि उसको थोड़ा बदल किया जाए तो अच्छा है। और मालिकों के भी कुछ प्रतिनिधि उससे भी समझावट कर रहे हैं कि उसमें कुछ आप करिए, परिवर्तन करिए, अपनाइए, ताकि थोड़ा सा मजदूर हितैषी बने तो अच्छा है, उसका दुरुपयोग ना करे, लेकिन मजदूर हितैषी बन जाए तो थोड़ा बहुत सबको एक आसानी रहेगी। चलते चलते बस मेरे 2 सवाल, इसके बाद कोई सवाल नहीं। एक सवाल तो ये है कि ये लोग भी पूछते हैं मुझसे, कहते हैं, मैं ऐसे ही डाल रहा हूँ ये सवाल आपके सामने, जैसे लोग इस पर चर्चा करते हैं। कहते हैं कि जो बाकी दूसरे संगठन हैं वो अपने यहाँ काम करने वालों को, काम नहीं करने वालों को, जो उनसे जुड़ते हैं उनको कुछ ना कुछ पे करते हैं, और आप लोग जो है, जो आपके साथ जुड़ते हैं उनको आप कुछ पे भी नहीं करते, बल्कि रिटायर होने के बाद भी लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं, वो काम भी करते रहते हैं। लोग ये भी कहते हैं कि ये जो संगठन वाले, संघ वाले हैं ना, वो मंत्र मार देते हैं और आदमी जो है चिपक जाता है इनके साथ। कैसे लोग रह लेते हैं आपके साथ? जी, ये सही बात है। अब जैसे संघ में, आरएसएस में, राष्ट्रीय सेवक संघ में जो भी जुड़ता है उसको कुछ मिलता नहीं। इसलिए संघ के बड़े अधिकारी हमेशा कहता है यहाँ आपको देना है तो आना है, यहाँ से मिलेगा कुछ नहीं। वैसे ही भावना हम अपने मजदूर संघ के जो लोग आते हैं उसको कहते हैं कि आपको देश हित में कुछ काम करना है और मजदूर क्षेत्र के लिए कुछ प्रदान करना है, तो आइए। तो ऐसे जैसे हमारे जो भी पदाधिकारी बनते हैं, अखिल भारतीय अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष, वित्त सचिव या उपाध्यक्ष, मंत्री, ये सारे जो भी बनते हैं वो सभी को कुछ भी हम लोग पेमेंट नहीं देते हैं। और प्रांत स्तर पे भी नहीं, महासंघ स्तर पे भी नहीं, जिला स्तर पे भी नहीं। तो ये लोग अपने मन से, अपने मन के कारण आते हैं कि भाई मुझे भी समय का दान देके कुछ सेवा करनी है। तो जैसे सब लोग तन मन धन कहते, तो तन मन धन तो सही, लेकिन समय का भी दान करते हैं। इसलिए समय दान भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। ये लोग समय देते हैं, अपने अनुभवों का डालकर उसमें करते हैं, और ये पहले से प्रक्रिया ऐसा चल रही है। 1955 में जब शुरू हुआ तब से यही बात थी, तो तब से लेके आज तक वो चल रही है। तो एक के बाद जो आते हैं उसको नए को बोलना नहीं पड़ता कि यहाँ नहीं कुछ मिलेगा, उसको ध्यान है कि यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है। इसका जाने अनजाने आप लोगों को एक बहुत बड़ा लाभ मिला है। वो लाभ क्या है ना, जहाँ लोग पे करते थे अपने पदाधिकारियों को, वहाँ विघटन हुआ, वो टूट गई। जी। आप लोग पे नहीं करते, इसलिए यहाँ से कोई अलग नहीं होता और उसके टूटने का चांस भी नहीं है। और शायद 70 साल तक आपकी कोई दूसरी संस्था नहीं बनी। तो यही है, आपने सही बताया। मैं पहले ये थी 1955 में जैसे बना, उसके बाद कई संगठन अपने आप में बिखर गए, टूट गए। ये आपने कहा, उसका एक रीज़न ये भी है कि उसको पेड करता या कुछ मिलने की अपेक्षा में आते हैं। यहाँ जो लोग आते हैं उसको मालूम है कि कुछ मिलने वाला नहीं है और इसीलिए वो एक शिस्त का भाग है, और हमारे सभी शिस्त में कार्यकर्ता रहे हैं। जैसे हमारे हर कार्यक्रम हम समय के पर शुरू करते हैं, समय पर बंद करते हैं। जैसे आप ये 23 जुलाई 2025 का कार्यक्रम देखेंगे, बिल्कुल समय पर शुरू होगा, समय पर समाप्त होगा। उससे पहले 23 जुलाई 2024 में भोपाल में कार्यक्रम हुआ, समय पर शुरू। ऐसे हमारे सभी अधिवेशन कॉन्फ्रेंस होते वही होता है। तो इस बीच में जितने संगठन हमसे पहले बने, तो वो
40, 50, 60 साल आते आते उसमें विघटन हो गया, दो गुट हो गया। अब जैसे AITUC है, उसमें से निकल कर CITU बन गया, CITU में से लेनिन सारणी मार्क्सिस्ट बनता जाएगा, ऐसे ही एंटक में से HMS बन गया, HMS में HMKP बन गया, ऐसे भी बहुत सारे संगठन में। भगवान की कृपा है, विश्वकर्मा भगवान का आशीर्वाद है कि भारतीय मजदूर संघ अभी तक इसके कारण, कार्यकर्ताओं के कारण अभी तक 70 वर्ष तक अखंडित रहा है, उसमें खंडित नहीं हुआ है। ये सब कार्यकर्ताओं की शिस्त के अनुवर्त है और ऊपर वाले के सबके आशीर्वाद के आधार पर ये बना है। 70 साल से सवाल शुरू हुआ था, 70 साल पे ही ख़त्म करते हैं कि अब आपका जो अगला 25 साल होगा, ये 30 साल होगा, उसमें आपका विजन बोर्ड क्या है और चुनौतियाँ क्या देखते हैं आप? जी, चुनौतियाँ तो बहुत है, क्योंकि जैसे आपने कहा, हमने भी चर्चा किया, ऐसे बहुत सारी चुनौतियाँ आने वाले वर्षों में होगी। ये सबसे बड़ा कि जैसे AI आ जाए, नई टेक्नोलॉजी आ जाए, तो स्वीकार करते हुए कैसे एम्प्लॉयमेंट बनाना है। तो इसलिए मैंने कहा कि ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच रखने से एम्प्लॉयमेंट और ग्रोथ लेस जो एम्प्लॉयमेंट होता है वो नहीं चाहिए, ग्रोथ सबर एम्प्लॉयमेंट होना, तब ये जाके बनता रहेगा। इस दूसरी ऐसी चुनौतियाँ, इन सब का रास्ता निकालने के लिए ही हम ऐसे 70 वर्ष की जो अपनी सारी सेलिब्रेशन वगैरह का है वो करते हैं, न केवल प्रचलित करते हैं, लेकिन इस प्रकार से हमारी टोलियाँ बैठती है, बार बार चर्चा करती है कि आने वाले 25 साल, आने वाले 50 साल कैसे होंगे, किसके आधार पर क्या करेंगे। तो जैसे मैंने कहा, हमारी रिसर्च विंग भी काम करती है, हमारी दूसरी टोली आर्थिक विषय को भी चर्चा करती है कि आने वाले आर्थिक मॉडल क्या होना चाहिए भारत देश का, उसमें श्रमिक का क्या रोल होना चाहिए, हमारा क्या रोल होना, उद्योग, ये सारी चीज़ जुड़ी है। क्योंकि अर्थ का विषय ऐसा है, वो श्रम के साथ भी जुड़ा है और उद्योग के साथ भी जुड़ा है। जितना आगे बढ़ेंगे उतना है। तो एक उदाहरण ये है कि जिसे समझना है, ये डिजिटाइजेशन हुआ तो कई लोग कहते हैं लेकिन ये श्रमिक जगत को और भारत को फ़ायदा हुआ। आप जैसे आप सब कहते हैं, अर्थ में हम 4 नंबर की इकोनॉमी में पहुँचे हैं, तो देखिए आप बड़े बड़े लोगों को, उद्योगकार से कुछ फ़ायदा वो उससे नहीं हुआ, ये श्रमिक जगत के से फ़ायदा हुआ है। कैसे है कि आप एक उदाहरण देता हूँ कि आप पहले 10 रुपये की चाय पीते थे, नकद दे देते थे, उसका कोई कहीं कैलकुलेशन नहीं आता। अब वो चाय वाले ने स्कैन कर दिया है, एक QR कोड बना दिया, तो अभी सब 10 रुपया जो है पहले बैंक में जाता है, फिर वही 10 रुपये वो खर्च करता है तो बैंक से जाता है। तो सारा माध्यम जो हमारे 40-50 करोड़ मजदूर जो होते हैं, ये सभी लोग, मतलब चाय वाला हो, फिर नाश्ते वाला, या सब लोग इस प्रकार से पैसा तो यही पे करते तो हैं, अकाउंट में जाता है। हाँ। तो इन सब का अकाउंट में काउंटिंग शुरू हो गया। और अभी तक वो नहीं होता था, क्योंकि अभी तक वो सारी बाहर होती थी। अभी तक हमारे घरेलू जीवन में भी हम जो करते थे, डोमेस्टिक वर्क होते थे, वो सब भी काउंट नहीं होता है, अब सारी चीज़ में काउंट होने आ गया। इसीलिए अपनी इकोनॉमी में बढ़ोतरी हुई, जो ट्रिलियन इकोनॉमी में बढ़ने में ये एक हिस्सा है। इसलिए इसको भी समझना, इसलिए अर्थ विषय भी भारत देश को आगे बढ़ाने के लिए श्रमिक के लिए चुनौती है। लेकिन श्रमिक, उद्योगकार और सरकार, ये तीनों मिलकर बैठकर सही तरह से वार्ता करे, वार्ता का एक प्लेटफॉर्म बनाए, और उसके आधार पर जो कस्टमर है, चौथे विषय को ध्यान में रखते हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले विकसित भारत जो 2047 है, वहाँ तक पहुँचने में और अच्छी तरह से आगे बढ़ने में कोई दुविधा नहीं होगी। लेकिन उसके रास्ते यही 3 लोग मिलकर और चौथे को ध्यान में रखते हुए करेंगे तो बढ़िया रास्ता मिलेगा। यही हमारी 70 वर्ष की आखिरी जो कार्यक्रम है दिल्ली में, उसको भव्याति भव्य बनाने के लिए हम सभी को इसीलिए आमंत्रित किया है, और उससे चलते छोटी छोटी टोलियों की बैठक हो रही है। उसके आधार पर भी कुछ चर्निंग होगा, और हमें वहाँ अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया, ऐसे परम पूज्य आदरणीय सरसंघ चालक जी का मार्गदर्शन मिलने वाला है। वो जो हम सभी के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए, पूरे मजदूर क्षेत्र के लिए, वैश्विक स्तर के लिए, मजदूरों के लिए एक बड़ा पाथेय होगा। इसमें से ही रास्ता निकलेगा। क्या बात है। सबसे बड़ी बात क्या है ना, आप लोगों ने सुना होगा कि कई बार लोग कहते हैं कि जब कोई चीज़ या कोई पेड़ फ्लेक्सिबल होता है तो आंधी तूफान में भी वो झुक के बच जाता है, और जो बिल्कुल टाइट खड़ा होता है वो टूट जाता है। इस 70 साल की जो BMS की जर्नी रही है, उसमें कुछ ऐसा ही रहा कि यहाँ संवाद की बात रही। आपने बार बार इस बातचीत में संवाद और वार्ता के बारे में सुना होगा। तो ये जो बीच का रास्ता था और जो इनका अनुशासन था, वो आज तक लेकर के इनको आया यहाँ पे। और दूसरी वो संस्थाएं जो सिर्फ आंदोलन पे या निरंकुशता कहिए या ये कहिए कि वो जो चाहते थे वही करते थे, तो वो दौर तो उनका था, लेकिन अब यहाँ आते आते सिमट गए। एक बहुत बड़ा अंतर देखेंगे कि जिन लोगों ने इस तरह की यूनियंस को शुरू किया था ना, वो सिमटते चले गए।
उसके बहुत बाद में एक संस्था शुरू होती है जिसका नाम BMS दिया जाता है और वो वैश्विक स्तर पर जाकर के नेतृत्व करती है। ये ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा ही समझने की ज़रूरत है कि जब ज़िंदगी को बड़ा करना हो तो अनुशासन, लक्ष्य बड़े होने चाहिए और उसके साथ ही होनी चाहिए विचारधारा।